उठे भाई, ऑन साइट में मजा आता है। वापस अपनी क्लासों में आ जाए। इंशाल्लाह सर। New here. What is your name? नासिर हुसैन। नासिर हुसैन नाम है मेरा। पिछली क्लास में नहीं थे? सर मुझे पासवर्ड नहीं दिया गया था तो आज ज्वाइन किया मैंने। चलो सही है। ग्रुप पे वीडियो अपलोड है, उससे देख ली थी? तो चाय बना लेना जरा, अभी टाइम है। हैं? तो चाय बना लेना, अभी तो टाइम है ना। नहीं, चाय पी ली मैंने भाई। चाय नहीं पीता मैं, रात सोया नहीं हूँ। शक्ल देख रहे हो मेरी? अंदाजा और से आंखों से। अब इकट्ठा ही सोऊंगा। कम ऐसी चाय चीज के कोई बगैर बात तो करता है। सर खैरियत तो नहीं सर? ये कासिम भाई। चाय के बगैर चल नहीं पाते। यही कह रहा हूँ, मैं भी अभी उठाऊँ ना, मैं तो चाय बना लूँ, अकेला हूँ घर में। लड़कियों की क्लास में, लड़कों की क्लास में लड़कियां भी आएगी सर, है ना। हाँ, वो कुछ लोग यार कोई जो है ना शादी वो को चाह रहे हैं। उनका माइक म्यूट कर दो। भाई काशान, नींद से उठ जाओ, सर क्लास ले रहे हैं, ठीक से बैठ जाओ लैपटॉप के पास यार। तो सर ले रहे हैं तो सर को लेने दो, तुम लोग तो चुप हो जाओ ना। अच्छा, तुम अपना लड़ाई नहीं करो। अभी मैंने क्लास जो है ना वो म्यूट नहीं करी है तुम लोगों को, कि चलो जब तक काफी सारे लोग आ जाते हैं। लड़कियों वाली हरकतें शुरू हो जाती है फौरन यहाँ भी। हाँ, सर की शादी हुई है, सर जाग सकते हैं। लड़कियों की क्लास में तुम लोग रहे हो ना, तो जरासीम तो आ जाएंगे कोरोना की तरह। सर 15 फीट के फासले पर थे ना, करीब थोड़ी थे। भाई एक कोरोना से भी बड़ा जरासीम होता है। सर ये तो जूम जूम कर दो थोड़ा सा। कर दिया ना जूम यार। ठीक है। साइड से जो लिस्ट आ रही है लोगों की हटा दें। अच्छा, मैं ठीक है। सर सबके स्पीकर्स म्यूट कर दें। तो असल में सबके स्पीकर म्यूट कर देता हूँ तो मुझे फीडबैक नहीं मिलता, पता नहीं मेरी आवाज़ जा भी रही नहीं जा रही। तो एक दो लोग चल रहे हैं, चलने दो, बस ये है कि ज़रूरत के वक्त बोलो, ठीक है। ठीक है सर। तो उसमें ये साइड होता से है कि वो यूजर की लिस्ट हटा दें ताकि बुक नजर आ जाए। अबे हटा दी ना भाई, आप नजर नहीं हटा आ दो रही ना, अब। आप मिनिमाइज कर दो। उसका एक्सेल आपके पास खुद है, वो सर नहीं हटाएंगे। वो आप मिनिमाइज कर दो। भाई मैंने अपने पास से हटा दी यार, वो आपकी अपनी स्क्रीन हाँ वाली वो है। सर बाय डिफॉल्ट आ रही होती है, उसमें ऊपर ऑप्शन आ रहा है मिनिमाइज कर दो। ठीक है भाई, चलें। यस सर। अच्छा भाई, तो प्रीवियस क्लास में हमने ये देख लिया था कि हमारे पास जो है वो, ये कौन एनोटेट कर रहा है यार, ऐसा नहीं करो। अच्छा, 28x28, 1 पूरी इमेज जो है ना वो इनपुट शेप में जा रही थी यहाँ पर, और हमारे पास ये 3x3 का ये कर्नल था, और 32 हमारे पास आउटपुट थे। फीचर यानी कि जो फीचर्स निकलेंगे इमेज से वो 32 फीचर मैप्स होंगे। किस तरह काम कर रहे थे हमने समझने की कोशिश की थी, और स्लाइड्स भी ग्रुप में अपलोड हो गई थी, किसी ने कर दी थी इसलिए मैंने दोबारा की नहीं। फिर मैक्स पूलिंग जो है वो लेयर अप्लाई हुई यहाँ पर सेकंड में, उसका साइज जो मैक्स पूल करने का है चैनल का वो 2x2 है। देख लिया था हमने किस तरह काम करता है कि हर 4 पिक्सल में से एक पिक्सल जो है वो सिलेक्ट करता है, जिससे इमेज का साइज भी रिड्यूस हो जाता है और मोस्ट डोमिनेंट फीचर जो है वो पार्ट बन जाता है आपकी इमेज का। फिर 3x3 और 64, इसी तरह ये लेयर जो है ना आगे कंटिन्यू चलती रही। अब क्या होता है यहाँ पर कि जब हम यहाँ पर समरी चेक कर रहे थे तो हमने देखा था कि हर दफा जो है वो साइज ऑफ इमेज जो है वो 2 पिक्सल्स जो हैं वो रिड्यूस होते हैं। पैरामीटर जनरेट 320 हो रहे थे, इसकी कैलकुलेशन मैंने आपको बताई थी, और होपफुली सबने ये कैलकुलेशन अपने पास कर ली होगी। जी सर कर लिए। तो टोटल पैरामीटर्स आपको निकालने जो है ना उसके अंदर आगे होंगे। आजा, ये अभी नेटवर्क पूरा तो नहीं है ज़ाहिर है, अभी इसके अंदर सिर्फ कन्वोल्यूशन की लेयर्स लगी हैं। अब ये बात यहाँ समझनी पड़ेगी हमें कि ये कन्वोल्यूशन जो है बेसिकली ये क्लासिफाई नहीं करता,
कन्वोल्यूशन अपना काम करता है और आखिर में क्लासिफिकेशन के लिए हमें डेंस लेयर ही लगानी पड़ती है जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की होती है, राइट। तो अब क्या किया गया यहाँ पर, इसके बाद ये कहते हैं भाई एडिंग अ क्लासिफायर ऑन द टॉप ऑफ कन्वोल्यूशनल नेटवर्क। क्लासिफायर को जो है वो ऐड करना कन्वोल्यूशनल लेयर के टॉप पे, ठीक है। यानी कि जहां अब ये हमें पता है कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के अंदर क्या होता है जी कि आप इमेज को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके भेजते हैं, ठीक है। अगर आपको याद होगा पिछले उसमें हमने इमेज को रीशेप किया था, रीशेप करके हमने उसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया था, 784 का वेक्टर बनाया था। अब रीशेप का मेथड यूज कर लें या आप फ्लैट की लेयर यूज कर लें। इस फ्लैट की लेयर में जब ऊपर से जो है वो डेटा आएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो फ्लैट हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा सारा, ठीक है। यानी कि अब मैं ये बात कह रहा हूं कि क्या हो रहा है, जब हमारे पास हमने देखा ये वाली लेयर से रिटर्न निकलेगा यहां से डाटा, तो ये 2 डायमेंशनल होगा, लेकिन जब ये इस लेयर में पहुंचेगा फ्लैटन में, तो ये जितना भी डाटा होगा ये वेक्टर बन जाएगा, सीधा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, हम यहाँ पर फ्लैट का फंक्शन यूज करके भी कर सकते हैं, जिस तरह यहाँ पे काम किया और जिस तरह हमने पीछे काम किया था, रीशेप करके हमने वेक्टर को फ्लैट कर लिया और फिर उसको हमने डेंस से गुजारा और हमने यहाँ देख लिया कि डेंस में फिर 64 आउटपुट दोबारा और 10 जो है ना वो आपके आउटपुट लेयर के अंदर 10 यूनिट्स जो है ना वो लग गए, ठीक है। अब इसको पढ़ लेते हैं वर्ड टू वर्ड क्या कहते हैं। यू कैन सी द आउटपुट ऑफ एवरी कन्वोल्यूशनल मैक्स पूलिंग लेयर इज 3D टेंसर ऑफ शेप, हाइट, विड्थ एंड चैनल. The width and height dimensions tend to shrink as you go deeper in the network. जैसे जैसे हम नेटवर्क में आगे बढ़ते जा रहे हैं, शेप जो है वो साइज कम होता जा रहा है. The number of channels is controlled by the first argument pass to the convolutional 2D layer 32 और 64. कितने चैनल्स निकलेंगे यानी कितने आउटपुट फीचर्स निकलेंगे वो कंट्रोल हो रहे हैं इस पैरामीटर से, जो भी कभी हमने 32 रखे हैं और आगे लेयर्स में 64 रखे हैं. The next step to feed the last output tensor of shape, ये जो लास्ट आउटपुट आया है इसको डेंसली कनेक्टेड क्लासिफायर के अंदर लगाना है, like those you are already familiar with a stack of dense layer. These classifier process vectors which are 1D where the current output is a 3D tensor. अब जो क्लासिफायर का प्रोसेस का वेक्टर होता है वो 1D वेक्टर होता है, जबकि ये 3D है. तो फिर ये क्या कहता है, फर्स्ट वी हैव टू फ्लैटन द 3D आउटपुट टू 1D. इसलिए हमने फ्लैटन की लेयर लगा के इसको क्या कर लेना है, 3D से 1D में कन्वर्ट कर लेना है. तो ये बात समझ में आ गई कि क्या काम हो रहा है. आपका जो कन्वोल्यूशन है वो कन्वॉल्व कर लेगा. कन्वॉल्व करने के बाद जब आप क्लासिफाई एक्चुअली करवाना चाह रहे होंगे कि भाई ये कैट है या डॉग है, तो वो क्लासिफिकेशन तो बेसिकली जो है वो उसी से होगी, यानी कि आपके डेंस नेटवर्क से होगी, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क से होगी, डेंस लेयर ही इस्तेमाल करेंगे. फिर इसके बाद जब दोबारा हम मॉडल की समरी चेक करते हैं तो वी सी हियर कि यहाँ तक की कन्वोल्यूशन हमने पिछली उसमें देखा था, जब फ्लैट हमने इस्तेमाल किया तो ये 576 का एक आउटपुट शेप बन गई. उसके बाद 2 डेंस लेयर लगाई गई, डेंस 1 डेंस 2, उसके अंदर इतने नंबर ऑफ पैरामीटर जनरेट हुए, तो ये टोटल पैरामीटर्स जो है वो 93,322 जनरेट हुए. अब इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो समझने की है कि इसमें 93,322 पैरामीटर्स जनरेट हुए, यानी वेट्स और बायसेस जनरेट हुए. अब ये गौर करना है कि जब हमने अपना वो वाला नेटवर्क रन किया था इसी डेटा के ऊपर, जो आपके पास ये डिजिट्स की जो इमेजेस थी,
तो वहां कितने पैरामीटर जनरेट हुए थे, ठीक है। वहां पर पैरामीटर्स की तादाद जो है ना, अगर किसी को याद हो तो कोई 4-5 लाख पैरामीटर थे मेरा ख्याल है, ऐसे ही किसी को याद है? नहीं सर। यस सर, इतने थे सर, 4-5 लाख के करीब। मैं दोबारा ले चलता हूँ उस एग्जाम्पल के अंदर ताकि वहां कंफर्म कर सकें हम। वहां पर ज्यादा इसलिए थे क्योंकि उसने ड्रॉप नहीं किया पिक्सल्स वगैरह। क्योंकि उसने पिक्सल्स को ड्रॉप नहीं किया था, वो सारे पिक्सल्स को ही शामिल करता रहा। जी, वो पूरी तस्वीर के 784 एक साथ जा रहे थे। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, यही वजह थी। यहाँ तो ये कन्वोल्यूशन वाली की वजह से आपके ड्रॉप हुआ है सर पिक्सल। यहाँ का मैक्स पूलिंग की वजह से ड्रॉप हुए हैं, प्लस बॉर्डर इफेक्ट की वजह से साइड्स में से ड्रॉप हो रहे हैं। तो अच्छा, यहाँ इसने कहीं दिखाया नहीं है कि कितने पैरामीटर जनरेट हुए हैं। खैर आप मॉडल डॉट समरी करके जो है वो निकाल सकते हैं कि कितने पैरामीटर जो है वहां पर जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। अगर प्रीवियस काम हुआ हो तो उसको आप चेक करके मॉडल डॉट समरी से निकाल लीजिएगा कितने पैरामीटर। मुझे याद आ रहे थे कि कोई 4 लाख समथिंग पैरामीटर थे शायद, ठीक है। तो प्रोसेस अभी समझ में आ गया हमें। जब भी हम कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क लगाएंगे तो हम पहले इसके दो पार्ट होंगे, एक कन्वोल्यूशनल पार्ट होगा और एक क्लासिफायर पार्ट होगा। इसको टेक्निकली मशीन लर्निंग में हम कहते हैं कन्वोल्यूशनल बेस होगा, यानी ये जो आपको नजर आ रहा है यहाँ तक का काम, ये वाला काम जो है वो इसका कन्वोल्यूशनल बेस कहलाता है, ठीक है। और ये वाला काम जो है वो कहलाता है क्लासिफायर बेस। कन्वोल्यूशनल बेस और क्लासिफायर बेस। अब हम जब बाद में बात कर रहे होंगे तो हम यही टर्म यूज करेंगे कि कन्वोल्यूशनल बेस चेंज कर दिया जाए या क्लासिफायर बेस चेंज कर दिया जाए, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि जब मैं बात करूँ कन्वोल्यूशनल बेस की तो उसका मतलब कन्वोल्यूशनल पार्ट जो है हमारे मॉडल का उसकी बात हो रही है, और जब क्लासिफायर बेस की बात करेंगे तो फिर हम क्लासिफायर वाले पार्ट की बात कर रहे होंगे। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब बात ये है कि हमने एक्चुअली मॉडल को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो हमने देख लिया कि हमने ऊपर एक मॉडल बना लिया, ठीक है। मॉडल की लेयर्स वगैरह डिफाइन कर दी। अब यहाँ क्योंकि डेंस के अंदर हम क्या क्या काम करते हैं, डेंस के अंदर हमने ट्रेन इमेजेस ये रीशेप करते हैं, ये सारी चीजें करते हैं, याद है किसी को? जी यस सर। ट्रेन यस इमेजेस सर, को वन रीशेप वन किया, हॉट एनकोडिंग वगैरह। वन हॉट एनकोड किया, ये सारा काम आपने वैसे ही करना है, वन हॉट एनकोडिंग, ठीक है। यहाँ पर देखो इमेज को रीशेप हमने किस में किया है, ट्रेन इमेजेस ट्रेन जो रीशेप 60,028,1, ठीक है। और उसकी 255 से डिवाइड कर दिया पिक्सल को नॉर्मलाइज करने के लिए। याद है सबको ये कि हम 0-1 के दरमियान पिक्सल वैल्यूज ले आते हैं। फिर हमने लेबल्स यस को सर, दोबारा यहाँ वन हॉट इनकोड कर दिया, लेबल्स को कंपाइल यूज किया है और फिट इमेज यूज किया है, और हमने उसके बाद जो है ना उसको मॉडल को इवेल्युएट कर लिया, और एक्यूरेसी हमारे पास इस केस में 99 पॉइंट समथिंग आ रही है। अब ये कहता है वेयर एज डेंसली कनेक्टेड नेटवर्क in chapter 2 got 97.8%, the basic convolutional neural has accuracy 99.3%। तो एरर रेट जो है तकरीबन इसमें 68% एरर रेट डाउन किया है रिलेटिवली। अब यहाँ 2-3 सवाल होते हैं, पता नहीं आप पूछेंगे नहीं पूछेंगे, मैं खुद ही पूछता हूँ कि भाई एक एक्यूरेसी जो है वो कितनी है, 97.8 है, और एक नया टाइप का कन्वोल्यूशनल नेटवर्क इस्तेमाल किया गया
जिससे एक्यूरेसी 99.3% आई। अच्छा, इसमें एक्यूरेसी में कितना फर्क आ रहा है? 2%। तकरीबन 1.5% का फर्क आ रहा है। हाँ 1%। ठीक है ना? तो 1.5% के फर्क के लिए आपने जो है वो ये सारी कार्रवाई डाली। ये क्या ये 1.5% ये कोई बहुत ज्यादा फर्क था? सर डिपेंड करता है डेटा कितना था। अब ये नहीं, 60 नहीं देखो, बात ये है कि आपके एग्जाम के अंदर जो है ना 97.8 नंबर आ जाए या 99.3 नंबर आ जाए, तो 1.5 नंबर का फर्क हो जाए, तो क्या ये फर्क बहुत मायने रखता है? पहले ये सोचना पड़ेगा। सर इतना बड़ा फर्क तो नहीं है। पर डिपेंड करता है ना। सर जो किस चीज? इररिलेवेंट डेटा था वो हटा दिया गया, इससे आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं, हो वो जाएगी। तो फर्क, वो तो जो कुछ किया वो तो किया, लेकिन आखिर में इतनी मेहनत करने के बाद जो हमें डिफरेंस नजर आया वो इतना सा नजर आया बस। सर अगर 1.5 नंबर से फेल हो जाए तो ये बहुत वैल्यू सर तो रखती है। मार्जिन ही हमारे पास होता है। 2.2 का था, उसके बाद भी अगर 1.5 अचीव कर लिया तो इसमें कोई बुराई तो नहीं है। अच्छा, हमने नहीं बुराई अच्छा खासा अचीव बुराई तो की कर बात लिया। नहीं कर रहा हूँ, बुराई की बुराई की बात अच्छाई। नहीं, मैं सिर्फ ये नहीं बात मैं ये कह कह रहा रहा हूँ। हूँ 2 का डिफरेंस होता है, तकरीबन 2.2 का अच्छा, डिफरेंस था, तो उसमें भी सर 1.5 हमने आधे से ज्यादा ही अचीव कर लिया। सर ठीक है। एक्यूरेसी में 0.5 का डिफरेंस मैटर करेगा। अच्छा, नहीं उसमें मसला ये है, देखो मैं जो चीज समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब इसको आसान ज़बान में मैं यूं समझाने की कोशिश करता हूँ कि भाई देखो, आपके मार्क्स अगर 97.8 है, ठीक है, और एक बच्चे के मार्क्स जो है ना वो 77.8 है, ठीक है, 77.8 वाले को बोलता हूँ मैं कि यार तुम्हें 90 नंबर लाने, ठीक है, उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी या 97 पॉइंट वाले 8 वाले बच्चे को बोलूंगे तुम्हें 99.3 नंबर लाने, उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी? जिसे कम है उसको ज्यादा मिलते 78 वाले सर मेहनत जिसके 70 वाले को ज्यादा करनी पड़ेगी। 97.8 वाले को तो बहुत जान मारनी पड़ेगी, क्योंकि ज्यादा। क्यों क्यों क्योंकि मुझे वो नहीं यार। ऑलरेडी मैक्सिमम गेट कर चुका है, मजीद आगे गेट करने के लिए उसे बहुत ज्यादा जान मिले, लेकिन जो इसके 70 नंबर आए थे वो अगर थोड़े बहुत सवाल और सीधे सीध कर लेगा तो 80 तक आराम से 90 तक निकल जाएगा 70 वाले के बाद मार्जिन ज्यादा है ना, इसके बाद मार्जिन मार्जिन। बहुत कम रह गया। ठीक है, तो अब बात ये होती है कि जितनी ज्यादा आप एक्सट्रीम कंडीशन में जाके आप काम कर रहे हो उतनी ज्यादा आपको मुश्किल होती है ना। ठीक है, इसकी इसकी जो मैं बहुत ही सादा सी मिसाल देता हूँ ये बात समझने के लिए, ठीक है ना। तुम लोगों में से कितने लोगों ने कपड़े धोए हैं? सर कभी कभी धो लेते हैं। कभी कभी धोने धो पड़ते लेते हैं। हैं ना, कभी कभी धोने धो पड़ते लेते हैं हैं ना। सर। जब वाजिब हो जाता है तो अच्छा, सर अब कभी वाजिब वाजिब और गैर वाजिब की बात नहीं कर, लेकिन बस धोने पड़ते हैं ना। अच्छा, अब धोने पड़ते हैं ना, एक तो वो वक्त होता है कि जब आपने कपड़ा मशीन से निकाला और उसको निचोड़ना शुरू कर दिया, ठीक है, यस सर। जब शुरू शुरू में निचोड़ रहे होते तो कितनी आराम से पानी सारा निकल रहा होता जी सर। है, ऐसे ही। यस सर। अच्छा, तो अब आपने उसको पूरा निचोड़ दिया, पूरा निचोड़ने के बाद जो है ना वो 97.8 तक जो है ना आपने निचोड़ दिया उसको, ठीक है ना, लेकिन आपकी बेगम ने कहा नहीं अभी तो सूखा नहीं और निचोड़े। अब मुझे बताओ 97.8 से लेके 99.3 तक ले जाने के लिए अब आपको कम निचोड़ना पड़ेगा या ज्यादा निचोड़ना सर पड़ेगा? ज्यादा पावर लगेगी अब तो। ज्यादा पावर लगेगी, पहले बेगम चाहिए। ठीक है ना। अज्यूम कर लो, अज्यूम कर लो, तो लग जाएगी। वैसे ही ज्यादा तुम लोग पावर इतने, लगेगी, लगा लेंगे। ठीक है ना। जी सर। तो अब उस लेवल के मैंने वो तो पहले ही अपनी तरफ से पूरी जान मार चुका है ना, मजीद उसको आगे ले जाने के लिए आपको पता नहीं कितनी ताकत लगानी पड़ेगी। तो यही वाला केस जो है ना यहाँ पर है कि 97.8 तक तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क ले आया, लेकिन उससे ज्यादा अगर हम कहते हैं कि ANN के थ्रू ला के दिखा दो, ANN जो है ना वो मर जाता, पूरा जोर लगा जाता, उसकी 4 शादियां भी हुई होती ना, 4 बेगमात भी गए तब भी नहीं लेकर आ सकता, ठीक सर है। मेरा एक सवाल है। लेकिन कन्वोल्यूशनल ने बगैर शादी के भी कर दिया इसको। सही सर। एक पॉइंट था। सर जी जी, 1 मिनट, सवाल लें दो किसका।
सर मेरा एक सवाल है सर, ये है कि इसमें जैसे कि हमने लास्ट पहले जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किया था ना, कि उसमें ये था कि हमने इसको बेस्ट साइज बड़ा कर दिया उसका, और उसके इपोक्स हमने बढ़ा दिए तो उसकी एक्यूरेसी बढ़ गई। तो हम वैसे करते तो वैसे भी हो जाता ये चीजें। नहीं, बात ट्रेनिंग की एक्यूरेसी की नहीं है ना। अब यहाँ बैच साइज बढ़ाने का मतलब पता है क्या है? बैच साइज बढ़ाने या इपॉक्स बढ़ाने का मतलब पता है क्या है? ठीक है, ओवरफिट की तरफ चला जाएगा वो। लेकिन अच्छा कन्वोल्यूशन, अभी तो मैंने आपको सिर्फ एक ही फायदा बताया है ना। दूसरा फायदा है कि कन्वोल्यूशनल नेटवर्क जो है ना वो ओवरफिट होने नहीं देता। अच्छा, चले सही, वो ओवरफिटिंग के लिए इसको रोकेगा कि ओवरफिटिंग ज्यादा ना करे। जी हाँ, अगर वो आप वहां पर बैच साइज बढ़ा ईपॉक्स बढ़ा देते हैं, 10 के बजाय 50 ईपॉक्स चला देते हैं, ठीक है, ओवरफिटिंग हो जाएगी वहाँ ट्रेनिंग पर। एक्यूरेसी तो वो 100% तक ले जाएगा, लेकिन मसला ये कि फिर टेस्टिंग में फेल हो जाएगा कि वो रट लेता है। हाँ सर, वो फिर जनरलाइज नहीं होगा ना जनरलाइज नेटवर्क। नहीं होगा, सारे फीचर्स याद कर लेगा। सही सर। सर यही बात कह अच्छा, रहा था मैं। जी जी बोलो। सर जो हमने प्रोजेक्ट्स किए थे उसमें भी हमें यही करना पड़ रहा था कि 80 से एक्यूरेसी या 85 तक ले जाना या 80 से 82 ले जाना भी बड़ा मुश्किल था। मुश्किल था ना, क्योंकि वो जान निकल चुकी थी उसकी भाई। सही। लेकिन जिसकी 60 आई हुई थी उसको 80 लाना कितना आसान था। ये सही, ये ठीक है सर, ठीक है। तो यस सर। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी क्वेश्चन ले लेता हूँ। किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो वो जो है ना पूछ सकता है, रेज हैंड कर ले, ताकि फिर मैं जो है। सर ये प्रोग्राम क्लासिफिकेशन थी। जी, क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम है। ठीक है, क्योंकि सॉफ्टवेयर यूज किया हुआ था वहाँ पर हमारे पास एक्टिवेशन हाँ, था। ठीक है। और किसी का कोई सवाल है? चलो भाई, कोई सवाल नहीं है। यस सर। सर कंटिन्यू कीजिए। ओके, कन्वोल्यूशन कन्वोल्यूशन ऑपरेशन की हमने लास्ट क्लास के अंदर बात कर ली थी कि कैसे कन्वोल्यूशन ऑपरेशन काम करता है। ये यहाँ कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये देखो, ये पूरी इमेज के ऊपर जो है ना ट्रैवर्स करता हुआ रहेगा, लेकिन जहां जहां पिक्सल इसको नजर आएंगे वहां वहां से वैल्यूज जो है ना वो सारी उठाता रहेगा। अच्छा, the fundamental difference between densely connected layer and convolutional layer is this: dense layer, ये बड़ा अहम कॉन्सेप्ट है थियोरेटिकल। वैसे तो हमें परवाह नहीं होती कि क्या कर रहा है कैसे कर रहा है, हमारा काम होना चाहिए लेयर लगाइए बस, ठीक है जाओ। लेकिन थियोरेटिकल जो है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। डेंस लेयर लर्न ग्लोबल पैटर्न्स इन देयर इनपुट फीचर स्पेस। जब डेंस लेयर लर्निंग कर रही होती है तो वो ग्लोबल पैटर्न को लर्न करती है। अभी बात समझ में आएगी ग्लोबल पैटर्न क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, एमनेस पैटर्न इन्वॉल्विंग ऑल पिक्सल्स, यानी कि जब मैंने इमेज को बिल्कुल सीधा कर लिया था, ठीक है, सब जरा तवज्जो से सुनिएगा, स्ट्रेट कर लिया, फ्लैट कर लिया, डेंस लेयर में याद करें। और जब उसने लर्निंग शुरू करी तो उसने पैटर्न को लर्न शुरू करना शुरू किया। एक पैटर्न जो उसने निकाला होगा वो पूरी इमेज के लिए होगा, जी। ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो क्या करता है, वेयर एज कन्वोल्यूशनल लेयर लर्न्स लोकल पैटर्न। हर दफा जब मेरा कर्नल 3x3 की पिक्सल्स पे चल रहा है तो वो सिर्फ 3x3 की लर्निंग कर रहा है। फिर अगले 3x3 में गया तो उसकी लर्निंग अलग है, फिर अगले 3x3 में जाएगा तो उसकी लर्निंग अलग है। यानी यहाँ पे लर्निंग अलग है, यहाँ पे लर्निंग अलग है, यहाँ लर्निंग अलग है, यहाँ अलग है। जबकि इस इमेज को जब फ्लैट किया गया था तो ये फ्लैट फॉर्म के अंदर जो है ये पूरी पिक्चर जो है वो एक बार में उसने उसका पैटर्न निकाला, ठीक है ना। तो ये भी काम थोड़ा सा जो है उसके लिए मुश्किल होता है। जबकि इस तरह छोटे छोटे पैचेस के अंदर फीचर्स को लर्न करना आसान होता है। उसका एक दूसरा एडवांटेज ये भी होता है कि जो पैटर्न उसे दोबारा मिल रहा होता है उसकी लर्निंग को वो छोड़ देता है कि ये पैच जो मेरे पास अभी आ रहा है ये पैच मैंने पहले भी देखा हुआ है। अभी मैं उसकी बात आगे करता हूँ, तो पहले ये वाली बात दोबारा पढ़ता हूँ मैं कि ग्लोबल पैटर्न होते हैं डेंस लेयर्स के अंदर, लेकिन कन्वोल्यूशनल के अंदर लोकल पैटर्न्स होते हैं।
In the case of images, pattern found in small 2D window of the input. ठीक है, in the previous example the windows were 3 by 3, तो वो हर 3 by 3 की विंडो में अलग अलग पैटर्न जो है वो लर्न करता है। अब यहाँ पर आती है ये बात, this key characteristics give convolutional networks two interesting properties. ये जो लोकल और ग्लोबल का कॉन्सेप्ट है, यानी लोकल वाला जो है कन्वोल्यूशन को दो इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज देता है। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, द पैटर्न्स दे लर्न आर ट्रांसलेशन इनवेरिएंट। जो पैटर्न उसने लर्न किए हैं ये ट्रांसलेशनल इनवेरिएंट है। अब ये क्या चीज होती है ट्रांसलेशनल इनवेरिएंसी, अभी मैं इसकी बात करता हूँ। ये इनवेरिएंसी सिर्फ ट्रांजिशनल नहीं होती, और भी बहुत सारी होती है। मैं आपको दिखाता हूँ, मेरी स्क्रीन सबको नजर आ रही है ना? जी इनवेरिएंसी का, हाँ, इनवेरिएंसी का मतलब क्या है, मैं यहाँ लिखता हूँ ट्रांसलेशन यस सर, नजर आ रही। इनवेरिएंस। ये देख रहे हैं, ये तस्वीर नजर आ रही है कि ट्रांसलेशनल इनवेरिएंस का मतलब क्या है कि अगर एक पैटर्न मैंने तस्वीर के इस कॉर्नर पे ऑब्जर्व किया था, समझ रहे बात? जी, अब मैंने वो ये किसी भी पैटर्न यहाँ लर्न कर लिया है 3 by 3 के अपने फीचर मैप में। अब वो पैटर्न तस्वीर के दोबारा रिपीट होगा अगर किसी भी एरिया में, तो वो इनवेरिएंट है, वो चेंज नहीं हो रहा, वेरी नहीं आया, उसके अंदर कोई फर्क नहीं आया, यानी वही पैच दोबारा रिपीट हो गया है, तो वो उसकी लर्निंग को दोबारा नहीं करेगा बल्कि पुरानी वाली लर्निंग का ही इस्तेमाल करेगा। इससे नंबर ऑफ वेट्स कम हो जाते हैं। अब ये जो पैटर्न था वो अगर तस्वीर के इस कॉर्नर में नजर आ गया तो इस वक्त भी क्या होगा, वो ट्रांसलेशनल इनवेरिएंस की वजह से उसकी एडिशनल लर्निंग नहीं करेगा बल्कि उसको छोड़ देगा। ठीक है, ये है दूसरा वाला रोटेशन व्यू पॉइंट इनवेरिएंस। इसके अंदर अगर एक जी बट सर इसकी पोजीशन तो चेंज हो रही है ना? पोजीशन तो चेंज हो रही है। देखो बात ये है कि मैं तुम्हारे हाथ में एक दूरबीन दे दूं ना, दूरबीन से तुम्हें जो है ना वो एक तस्वीर दिखाऊं दीवार पे लगी हुई, आपने देख ली। अब दूरबीन आपकी जो है ना, ये फीचर मैप कर्नल है आपका 3 by 3 का, फिर आपने थोड़ा सा हाथ घुमाया दूसरी दीवार के ऊपर, आपको वही तस्वीर नजर आई। अब आप क्या बोलेंगे, यार ये तो दोबारा वही तस्वीर देख रहा हूं मैं। अब आपको ये नजर नहीं आ रहा कि भाई आपने घूम के आगे चले गए या पीछे चले गए या कहीं और आ गए, बल्कि आप बोलेंगे भले कहीं भी आ गए हो लेकिन मुझे ये वाली तस्वीर तो अपने इस दूरबीन के अंदर दोबारा नजर आ रही है, तो मैं तो नहीं देख रहा इसको, मैंने देखी हुई है। ठीक है, जबकि वो आपको दो बार तस्वीर आ रही है, दो तस्वीरें लगी हुई हैं, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि ये तो रिपीट हो रही है या शायद ये वही तस्वीर है। क्यों? क्योंकि पिक्सल सारे के सारे वही हैं जो आप पहले लर्न कर चुके हैं उसके। लेकिन सर अगर सर मतलब एक पैच अगर किसी भी कॉर्नर में व्यू आएगा तो उसका तो वो उसे लर्न कर लेगा। वही पैच कहीं भी आ रहा है, टॉप में आ रहा है, बीच में आ रहा है, कहीं भी आ रहा है, तो वो दोबारा लर्न नहीं करेगा। सर मगर इसका एड्रेस जब हम कर्नल में लिखेंगे तो इसका एड्रेस तो हमें पोजीशन बतानी पड़ेगी ना, किस पॉइंट पे। कौन सा एड्रेस? खुद से नहीं करना पड़ेगा। और नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ आपने कौन सा एड्रेस कहाँ लिखा अभी तक? मतलब सर जैसे इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, पहले कॉर्नर में था, फिर सेंटर में, फिर राइट कॉर्नर में आ गया, तो इस तरह इसका एड्रेस। भाई, अबे भाई वो नहीं आ रहा, वो खुद नहीं आ रहा, एक फिक्स्ड इमेज है। ठीक है, इमेज के ऊपर आप क्या कर रहे हैं, अपना कर्नल मूव कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने शुरू किया टॉप लेफ्ट से, यहाँ टॉप लेफ्ट पे आपको एक जो है ना अंगूठा नजर आ गया। अब आप आगे बढ़ते गए, थोड़ा सा बॉटम में आए, दूसरी ड्रॉ में आए, फिर बढ़ते गए, फिर वहां पर दोबारा आपको वैसे ही अंगूठा नजर आ गया। ठीक है, कहने का मकसद ये है कि वो पैच मूव नहीं कर रहा, वो है ही तस्वीर में दो अंगूठे।
तो वो कह रहा है कि मैंने पहली बार ये अंगूठा देख लिया है ना, अभी दोबारा सेम पिक्सल आ रहे हैं, कोई चेंज नहीं आ रहा, तो मैं इसको दोबारा लर्न करने की जरूरत नहीं है, तो लर्निंग की भी मैंने, हाँ ये अंगूठा है, वो बोलेगा ये अंगूठा है, ठीक है जाने दो। समझ रहे हो? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये तस्वीर है, मैं कह रहा हूँ ये सादिक शाह है, ठीक है ना। अब सादिक शाह की दूसरी तस्वीर भी, दूसरी एक और उसी तस्वीर के अंदर एक और तस्वीर सादिक शाह की छोटी करके लगाई हुई है। अच्छा अभी तीसरी भी लगाई हुई, तो बार बार आ रहा है, तो बार बार लर्निंग नहीं करेगा उस सेम चीज के ऊपर। ये एक ही इमेज के अंदर की बात हो रही है, दूसरी इमेज पे नहीं जा रहा है, सिर्फ आपका कर्नल जो है ना वो मूव कर रहा है एक इमेज पे, वही चीज जो पहले पैच में नजर आई थी 3x3 में, वही चीज आपको दूसरे पैच में नजर आ रही है 3x3 में, तो या कहीं और नजर आ रही मतलब है उसी इमेज CNN के ऊपर, में तो पोजीशन मैटर नहीं करती सर, CNN में CNN पोजीशन में मैटर पोजीशन नहीं मैटर, करती, अबे नहीं समझी मेरी नहीं बात करती। को, मैं क्या कह रहा हूँ, देखो तो वही पैच अगर किसी भी इमेज में कहीं भी आएगा तो वो जो है आइडेंटिफाई कर लेगा, कर लेगा उसको कि ये मैंने पहले लर्न किया हुआ है, पोजीशन तो उसकी है बेचारे की भाई, वो तो वही है, समझ लो इमेज में वो मतलब एक पैच न्यू उसी इमेज जगह मौजूद है। आएगी, न्यू इमेज आएगी तो वो कहीं और भी बना हुआ होगा, वही पैच तो वो आइडेंटिफाई कर भाई लेगा। मैं अभी आपको चलो इसको करके दिखाता हूँ, देखो एक सर मिनट, ये मैं पोजीशन पूछ को रहा देखता था, ही नहीं है। नहीं अभी देख लो, एक मिनट। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ यहाँ पर, चलिए मैं ये करने जा रहा हूँ कि मेरे पास ये एक इमेज है, सबको स्क्रीन नजर आ रही है? जी आ रही। यस इस इमेज के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है ए, ठीक है। अच्छा अब यही ए अब समझना, अब मेरा जो कर्नल है ना वो मूव कर रहा है इसके ऊपर, ये मेरा कर्नल है, ये इसके ऊपर आया, ठीक है, इसने एक ही लर्निंग कर ली, अभी चलता जा रहा चलता जा रहा चलता जा रहा चलता जा रहा है, चलता जा रहा चलता जा रहा चलता जा रहा चलता जा रहा है, और इसको यही ए जो है वो इस पेज पे नजर आ गया, ठीक है। अब ये यहाँ पर क्या बोलेगा, इमेज एक ही है, ए की पोजीशन भी फिक्स्ड है, ए नहीं मूव कर रहा भाई, ए वहां पर भी है इमेज में, ए यहाँ पर भी है इमेज में, लेकिन वो जो ये जो 3x3 है, ए वाला 3x3 का पैच होगा, यही पैच किसी ना किसी तरह से इमेज के अंदर अगर दोबारा आ गई सेम चीज, तो वो इसकी लर्निंग नहीं करेगा, बल्कि इसको छोड़ के आगे बढ़ जाएगा। सर अगर ये ए जो है किसी न्यू इमेज में आएगा तब भी जो है वो छोड़ देगा? अगर न्यू इमेज में आएगा तब भी छोड़ देगा, क्योंकि इसको आइडेंटिफाई कर चुका हूँ, ठीक है। बात समझ? सर एक सवाल है जी सर, अगर ये ए उल्टा होता तो फिर कैसे ये देख इधर, ये इस पे आ रहा हूँ मैं अब, ये देखो ये क्या लिखा है, रोटेशन व्यू पॉइंट इनवेरियंस, कि पहले ये यूं था, अब ये यूं हो गया है, अब ये यूं हो गया है, ठीक है, अभी थोड़ा सा घूम गया, अब ये यूं हो गया, यूं हो गया। साइज इनवेरियंस भी है, कि अगर साइज छोटा था अब साइज बड़ा आ रहा है, फिर उससे बड़ा साइज आ रहा है, ठीक है। एल्यूमिनेशन भी इनवेरियंस होता है, समझ रहे हो बात?
फिर तो तो हर कॉन्वेंट के अंदर इतनी इंटेलिजेंस कहाँ से आई कि ये सब कुछ कर सक रहा है? अब ये डाली है ना यार, जाहिर है किसी ने एल्गोरिथम्स लिखे हैं, तो ऐसे ही अकेले बंदे का काम नहीं होता। 5-5 साल 10-10 साल लोग लगाते हैं, 5-5 बंदे, तो तब जाके रिसर्च करके कुछ निकल के आता है सामने। एक दिन का काम थोड़ी होता। इन सबको ही वो सेम इमेज कंसीडर करेगा, जितने भी आपने दिखाए साइड जी हाँ, जी हाँ। इनवेरिएंस, वो एलिमिनेशन। सिर्फ इसलिए कि नंबर ऑफ पैरामीटर अब कम जनरेट होंगे, दोबारा जो पैटर्न आएंगे वो, एक तो हमने देख लिया कि हमने जो है ना बॉर्डर इफेक्ट की वजह से साइज रिड्यूस हो रहा है, पिक्सल कम हो रहे हैं, तो वेट कम जनरेट हो रहे हैं। फिर मैक्स पूलिंग लगाई, पिक्चर आधी हो गई, वेट्स कम हो गए। फिर उसके अंदर भी हम क्या मजीद देख रहे हैं कि उस पिक्चर के अंदर भी अगर चीजें रिपीट हो रही हैं तो उसको भी छोड़ेगा, और उसकी वजह से भी नंबर ऑफ वेट्स जो है वो कम जनरेट होंगे, और हमारा काम जो है फास्ट होगा और अच्छा होगा, और हमारा नेटवर्क सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ओवरफिटिंग की तरफ नहीं जाएगा। ये पिक्सल वैल्यू मैच कर रहा होगा ना, तो असल जो पिक्सल जी वैल्यू मैच रहेंगे उससे कंसीडर कर रहा होगा। जी हाँ, तो जी हाँ। ये जो लेकिन पिक्सल एलिमिनेशन में जो हुआ है, हम्म, इसमें पिक्सल चेंज नहीं होंगे सर? सॉरी आपकी बात करता हूँ। नहीं 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 नहीं, अभी मैं आपको एक चीज की तरफ ले जाऊंगा। सर साइज एक रोटेशन मिनट में एक जो मिनट एक मिनट एक मिनट एक ये जो एल्यूमिनेशन के अंदर आप कह रहे हैं कि पिक्सल की वैल्यू डार्क एंड लाइट हो रही है, तो वो यहाँ पर कैसे पकड़ेगा? तो अभी आपको जब कन्वोल्यूशन के बारे में और बताऊंगा, कन्वोल्यूशन बेसिकली करता क्या काम है, वो करता है ऐसे कैसे, ठीक है? तो फिर आपको पता चलेगा कि यार बेसिकली जो है ना, हाँ वो सही सही काम हो रहा है, कोई मसला नहीं पड़ेगा, ठीक है ना? अब उसको मैं आपको यहाँ यूं दिखा देता हूँ, चले पहले ये वाली बात समझ में आ गई, ताकि मैं बात उसी जगह से कंटिन्यू करूँ। सर साइज दोबारा देखें। रोटेशन का मुझे पूछना था। जी पूछें। सर साइज रोटेशन में जो सेकंड रॉ में फर्स्ट और लास्ट पिक्चर है, इसमें तो चेंज हो रहा है, पिक्चर चेंज हो रही है, तो क्या इसको लर्न करेगा या नहीं करेगा? नहीं, पिक्चर कहीं भी चेंज नहीं हो रही। अगर हमें ऐसा लग रहा है तो वो हमें फील हो रहा है ऐसा, लेकिन ये तीनों पिक्चर जो है ना एक जैसी है, सिर्फ साइज छोटा सा नहीं बड़ा सर, हुआ। साइज व्यू पॉइंट में, रोटेशन वाले में। साइज ये वाले में? जी सर, दोनों, ये और फर्स्ट। ये और जी ये वाली और ये वाली। यस सर। अच्छा, इसके अंदर पिक्चर को जो है रोटेट किया गया। अच्छा, ये हमें बज़ाहिर देखने में ऐसा लग रहा है, लेकिन जब अगर हमारे पास पिक्चर हो, ठीक है ना, तो और हम उसको रोटेट करके देखें लेफ्ट से राइट से, मतलब एक पिक्चर को हाथ में लेके हम उसको पहले टॉप पर से झांकें, किसी और तरह की नजर आएगी, लेकिन नीचे से बॉटम से ऊपर की तरफ देखें पिक्चर को, किसी और तरह नजर आएगी। उसके लेफ्ट पे खड़े होकर पिक्चर को देखें, किसी और तरह नजर आएगी। उसके राइट पे खड़े होकर देखें, किसी और तरह नजर आएगी, लेकिन वो पिक्चर क्या है, सेम है, ठीक है? ये सिर्फ हमारे अभी देखने में लग रहा है, लेकिन कन्वोल्यूशन चूंकि आंख की तरह नहीं देख रहा होता, वो तो क्या कर रहा होता है, न्यूमेरिकल पिक्सल वैल्यूज को ऑब्जर्व कर रहा होता है। इसलिए उसका देखना हमारे देखने की तरह नहीं है कि मैं नीचे से देख रहा हूँ तो मुझे फ्लैट नजर आ रही है, मैं ऊपर से देख रहा हूँ तो मुझे बस फ्लैट आप खाए नजर आ उधर रही है, से। साइड से देख रहा हूँ फ्लैट नजर आ रही है, फ्रंट से देखूंगा तो पिक्चर सही नजर आएगी, ठीक है ना? तो ये थोड़ा सा फर्क होता है उसके देखने का। सर एक सवाल अच्छा, है अब हम यहाँ चलते हैं। अब ये वाली बात सर। जी पूछें। सर अभी ये नहीं पता कि अहमद खान सवाल है कि नहीं, पर एक सवाल आया। ये एएनएन के अंदर हम लोग बेसिकली क्या करते थे, अगर हमारे पास डेटा कम होता था तो उसको हम लोग डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखकर डेटा को बढ़ा देते थे, राइट? ठीक है। सही। तो अगर कन्वोल्यूशन में अगर हम लोग ये चीज करेंगे तो वो उससे नई लर्निंग नहीं करेगा। आई गेस कन्वोल्यूशन में ये तरीका फेल होगा अगर डेटा हमारे पास कम होता है तो। अभी डेटा हमारे पास कम होगा ना, तो हम डेटा ऑगमेंटेशन पढ़ेंगे। मैंने पिछली क्लास के इंट्रोडक्शन में बताया था कि हम डेटा ऑगमेंटेशन पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो उसकी वजह से हमारा डेटा जो है ना वो बढ़ जाएगा, आएगा आगे डेटा ऑगमेंटेशन। अच्छा, तो अब मैं इस पैराग्राफ को पढ़ रहा हूँ तो अब आपको समझ में आएगा। द पैटर्न दे लर्न आर ट्रांसलेशन इनवेरिएंट आफ्टर लर्निंग अ सर्टेन पैटर्न इन द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ अ पिक्चर। एक पैटर्न जो है पिक्चर के लोअर राइट कॉर्नर में लर्न कर लिया, अ कन्वोल्यूशनल नेटवर्क कैन रिकॉग्नाइज इट एनीवेयर। अब वो पैटर्न कहीं भी आएगा तो वो उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल इन द अपर लेफ्ट कॉर्नर, लोअर राइट कॉर्नर में आया था, अब अपर लेफ्ट कॉर्नर में आ रहा है, वो उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा।
A densely connected network would have learned pattern anew if it appeared at a new location. अगर densely connected होता और वो दोबारा आता तो उसके ऊपर डेंसली कनेक्टर जो है वो नई तरह से लर्निंग करता, उसको पता ही नहीं होता कि उसने दोबारा लर्न किया. This makes convolutional nets data efficient when processing images because the visual world is fundamentally translation invariant. क्योंकि जो दिखाई देने वाली दुनिया है वो बेसिकली क्या होती है, ट्रांसलेशन इनवेरिएंट होती है. एक बंदा लेटा हो, खड़ा हुआ हो, बैठा हुआ हो, हर सूरत में हम उसको क्या देखते हैं वही बंदा समझते हैं. They need fewer training samples to learn representations that have generalization powers. अच्छा, उसके बाद दूसरी एक अहम कैरेक्टरिस्टिक्स और आती है जो क्या होती है, they can learn spatial hierarchies of patterns. अब स्पेशल हायरार्कीज ऑफ पैटर्न में क्या होता है, ये कहता है कि a first convolutional layer will learn small local patterns such as edges. जो पहली कन्वोल्यूशनल लेयर चलती है तो वो आपकी इमेज पर क्या करती है, देखो इस कैट से वो क्या निकालती है, जब आपके पास ये आपकी इमेज इनपुट आई है, ठीक है, पहली कन्वोल्यूशनल में वो क्या निकालता है, एजेस निकालता है, यानी कॉर्नर निकालता है. अच्छा, एजेस की डेफिनेशन मैं बता दूं कि कॉर्नर का मतलब वो वाला कॉर्नर नहीं होता कि जो है ना जिस तरह हम कॉर्नर समझते हैं. एज का मतलब होता है जैसे किसी को ये लगेगा कि कॉर्नर सिर्फ ये है, ठीक है ना, कॉर्नर सिर्फ ये नहीं है, ये भी चीज कॉर्नर है, एज है, कॉर्नर का वर्ड ही नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, एज है, ये भी एज है, ये भी एज है. यानी एज क्या होती है उसकी डेफिनेशन समझ लें. एज हर वो जगह होती है जिस जगह पर पिक्सल की वैल्यू सडनली शिफ्ट हो जाए. सडनली शिफ्ट हो जाए इसका क्या मतलब है, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ. ये यहाँ पर नहीं इधर देखें, ये यहाँ पर ये पूरा ब्लैक है, सबको नजर आ रहा है जी हाँ. ये पूरा ब्लैक पिक्सल आ रहे हैं, इन सब पिक्सल की वैल्यू क्या आ रही होगी, ब्लैक पे 0 थी शायद. जीरो आ रही होगी. लेकिन 0 0 0 चलते चलते एकदम से यहाँ पर वैल्यू क्या हो गई, 255 डिफाइन. तो ये वाला ये सिस्टम के लिए ये जो शिफ्ट होता है ना कि 0 से निकल के डायरेक्ट जो है ना वो पिक्सल की वैल्यू जो है ना 150 हो गई, तो वो समझ जाता है कि ये एज है, ये किनारे जैसा है, ठीक है. इसलिए ये खुद ब खुद ये तो हमें सीढ़ियों की तरह नजर आ रहा है ना, ये इसको सीधा जो है ना एज की शक्ल में लाइन ड्रॉ करेगा, बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पे. तो जब इसके ऊपर काम कर रहा होगा तो ये यहाँ कान का ये वाला पोर्शन इसने लिया ना, तो यहाँ पर ये व्हाइट से ब्लैक लाइन आ रही है, तो हमें डायरेक्ट पिक्सल की वैल्यू 0 से 255 या 255 से 0 जा रही है, तो वो समझ जाता है कि ये जो है वो एज है. और जबकि ये जो इतना व्हाइट पोर्शन है जा रही है, एज नहीं होगा, यहाँ पिक्सल की वैल्यू मुस्तकिल एक जैसी ही चल रही है. ये बात सबको समझ में आई? जी. अच्छा, अब ये जो एजेस वाली बात है ना, इसके लिए मैं आपको एक वीडियो पे ले जा रहा हूँ और ये सबको रिकमेंड करूंगा कि एंड्रयू निक के लेक्चर जो हैं कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के यूट्यूब पे भी मौजूद हैं, कोर्सेरा के कोर्स के हैं उसके लेक्चर वो अवेलेबल हैं. मैं यहाँ दिखाता हूँ कि वो एजेस क्या चीज है और कैसे काम कर रही होती हैं. और सबको नजर आ रही है मेरी स्क्रीन? यस सर. ये यस सर. कंप्यूटर विजन के लेक्चर हैं इसके, ठीक है. और ये कह रहा है ये एज डिटेक्शन एग्जांपल्स, ठीक है ना. ये वाला लेक्चर मैं चला रहा हूँ, ये आपको बताएगा कि कन्वोल्यूशन जो है वो क्या काम कर रहा होता है, किस तरह. सर ये प्रैक्टिकल करके बताता है या वैसे ही थ्योरी बता रहा होता है? ये थ्योरी बता रहा होता है, वो कहता है प्रैक्टिकल कोई मसला नहीं है. देखो इधर
एक मिनट वीडियो रोक रहा हूँ मैं। सबको मेरी स्क्रीन नजर आ रही? यस सर। देखो पहली बारी में इमेज के साथ उसने क्या काम किया, ये वाला जो पोर्शन है, जो पहली लेयर के बाद हमने क्या कहा था कि एज डिटेक्ट होती है, ठीक है? यस सर। यस सर। अच्छा, फिर हमने यहाँ पर कहा कि पहली लेयर जो एज डिटेक्ट करती है और सेकंड कन्वोल्यूशन विल लर्न लार्जर पैटर्न्स। दूसरी लेयर जो है ना उस एजिस को मिला के बड़ा पैटर्न रिकॉग्नाइज करती है कि यार इन एजिस से मिला के कान बन रहा है या नाक बन रही है, क्या बन रहा है, जिस तरह इन्होंने यहाँ दिखाया ये वाले क्वेश्चन में, ठीक है? अब आ जाओ वापस इसके ऊपर, ये यहाँ पर अब इन एजिस के थ्रू अगली लेयर क्या बताती है कि अरे कान है या आंख है या नाक है, ये क्या चीज है। फिर फर्दर लेयर जो है वो किसकी तरफ जाती है, इमेज को क्लासिफाई करने की तरफ जाती है कि यार ये मेल है या फीमेल है। सही सही, ठीक है, ओके सर। अच्छा अब अभी एजिस को और समझते हैं आगे, मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। देखो ये एक इमेज नजर आ रही है नीचे वाली, जी ठीक है? जब कन्वोल्यूशन चलता है तो कन्वोल्यूशन, अब मैं वो अहम बात करने जा रहा हूँ, इसको जहन में रखना है और इसको पकड़ना भी है कि कन्वोल्यूशनल बेस और क्लासिफायर बेस क्या काम कर रहा होता है। कन्वोल्यूशनल बेस का काम सिर्फ ये होता है कि वो एजेस निकाल दे, ठीक है? कन्वोल्यूशनल बेस का काम क्या होता है कि भाई सिर्फ तुम एजेस निकाल के हमें दे दो। तो जितना भी कन्वोल्यूशनल बेस में लेयर्स लगी होंगी, 1 लेयर, 5 लेयर या 10 लेयर, उन सारी लेयर्स का फाइनली काम ये होगा कि वो क्या करेगी, एज निकाल के जो है ना वो आपको दे देगी। अब यहाँ पर ये वीडियो आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ। देखो ये क्या कह रहा है, ये वर्टिकल एजेस निकाल दी उसने। एजेस जब निकाली हैं तो देखो इमेज में क्या नजर आ रहा है, सिर्फ व्हाइट और ब्लैक लाइन नजर आ रही है। बात समझ आ रही है? एज निकाली है, एज निकाली है, यस राइट? अच्छा यस सर। आगे ये एजेस हैं, बता भी रहा है वो वर्टिकल एजेस। अब हॉरिजॉन्टल एजेस अगर निकालें तो क्या होगा, ये देखो। ठीक है, अब यहाँ वो दिखा रहा है कि पिक्सल में क्या काम हो रहा होता है, जरा इसको समझिएगा। ये 6x6 का पिक्सल है, 6x6 की ये इमेज फिल्टर हो क्या ये? हाँ, ये नहीं, अभी तो ऐसी कोई रैंडमली इमेज ले ली है। ये बता रहा है कि एज कैसे पता चलता है उसे, एज का। ये फिल्टर लगाया उसने 3x3 का कर्नल, वीडियो की आवाज नहीं आ रही है सर। आवाज को छोड़ो यार, क्या करना है, उसकी जबान वैसे समझ नहीं आती। देखो हो क्या रहा है, कन्वोल्यूशन हो रहा है। मेरी आवाज तो आ रही है ना, देसी तर्जुमा कर रहा हूँ। यस सर। सर आपकी आवाज आ रही है सर। बस 2-2 पिक्सल कम हो जाएंगे, 4x4 आ जाएगा। देखो अभी क्या किया, सर ये वेट्स खुद ब खुद से इनिशियलाइज होंगे। फिल्टर में जो कन्वोल्यूशन, ये फिल्टर की वैल्यूज जो है ना लेयर्स लेके आती है। ये वेट्स है ना बेसिकली फिल्टर की जो वैल्यू। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, ये इन सारे मल्टीप्लाई प्लस करे और एक नंबर बन गया। फिल्टर की वैल्यू कहाँ से आएगी, मतलब खुद से लेयर लेके आती है, लेयर लेके आती है। कुछ फिल्टर डिफाइन भी होते हैं पहले से, बाय डिफॉल्ट जो है वो लेयर लेके आती है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, इस तरह मल्टीपल वैल्यूज जो है वो आगे बढ़ाती जाएगा, सर लेता आवाज जाएगा। कट रही है। अच्छा अच्छा, अबे भाई यार क्या कर रहे हैं सर ये
जी नहीं सर ठीक है आ गया समझ आ गया सर। ठीक है। यस सर। सर वो अभी मेरा कह रहा क्वेश्चन सर पाइथन के अंदर कन्वोल्यूशन का फंक्शन होता है टेंसरफ्लो के अंदर tf डॉट न्यूरल नेटवर्क कन्वोल्यूशनल 2D जो हम यूज कर रहे हैं। केरास के अंदर कन्वोल्यूशनल 2D लेयर यूज होती है तो कन्वोल्यूशन ये का जो काम करने के लिए। -1 कर रहा है जो 3x3 में, वो क्या कर रहा है? ये वाला ये वेट्स सर है। आवाज ये सही तो नहीं आ वेट रही है, अब। ये तो कन्वोल्यूशन के जो है ना वेट है जो वो खुद ही परफॉर्म लेयर जो है ना वो लेकर आ रही है। ठीक है ना? भाई माइक म्यूट कर दो यार। अच्छा जी ठीक है जी। एजेस वाली बात समझ में आ गई। ये वाली वीडियो जो है ना वो आप खुद भी उसको पढ़ के जो है कर सकते हैं। फिर यहाँ पैडिंग वगैरह भी सिखाई सर हुई ये है समझ में नहीं आया क्या ना आपने जो बताया ना क्या ना सही कर्नल अप्लाई करेंगे पिक्चर पे, तो सर ये मतलब कि एजेस कैसे डिटेक्ट करेगा सर? ये तो पूरी पिक्चर पे अप्लाई हो रहा है ना कर्नल। ये इसकी वीडियो को पूरा देख लेना, इसके अंदर वो बता देगा इसके अंदर कि यहाँ क्या क्या वैल्यूज बनी है, तो इसकी वजह से ये एज है। तो सर मैक्स पूलिंग कह सकते हैं? नहीं मैक्स पूलिंग वो बाद में लगेगी, ये पहले कॉन्वोल्यूशन का और है। ये जो नेगेटिव वैल्यूज आ रही है सर, ये क्या शो कर रही है? अच्छा ठीक। सर एज डिटेक्शन या फर्स्ट ये जो क्लास 4x हो गई आदम जी वाली, क्वार्टर 1 की फर्स्ट क्लास में आपने एजेस का बताया था। 4x4 में सर ये जो नेगेटिव वैल्यूज आ रही हैं, हाँ ये किस चीज को शो कर रही है? वेट्स सारे वेट्स हैं ये। नहीं ये तो एक नई इमेज बन के आई ना, ये नेगेटिव वैल्यूज जो बन के आ रही है। माइनस साइन से कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? नहीं माइनस से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी ग्रे स्केल में आ रही है ना ये इमेज जो है, थोड़ी सी क्या हो जाती है, जैसे अभी नजर आता ना भुरभुरी सी इमेज हो जाती है। अब वैसी इमेज नहीं रहेगी जिस तरह मैंने आपको यहाँ अभी इसमें दिखाया था। इसी के शार्प अंदर नहीं होगी दोस्तों ने इमेज। हाँ शार्प नहीं होगी ना, ये वाला केस बन जाएगा। ये नजर आ रहा है? सही ठीक है। तो वो इस वजह से नेगेटिव वैल्यूज ऑफ पिक्सल में चली गई। अच्छा जी, तो अब ये वाली बात हमें समझ आ रही है कि अरे किसके तोते हैं? मेरे नहीं है भाई, तोता नहीं मुर्गा है। मुर्गे की आवाज आ रही। अच्छा तो अब ये दोनों बातें समझ में आ गई, ट्रांसलेशन इनवेरिएंट्स भी और पहली एजेस जो है ना वो डिटेक्ट करता है कन्वोल्यूशन नेटवर्क। ट्रांसलेट इनवेरिएंट को अगर हम खुद बोलेंगे तो मतलब किस वर्ड में बोलेंगे ट्रांसलेट इनवेरिएंट? मतलब कि इमेज ट्रांसलेशन मतलब जगह के चेंज होने से तब्दीली नहीं होती, इनवेरिएंस है ना। पिक्सल की अगर जगह चेंज हो जाए तो पिक्सल चेंज नहीं होता, पिक्सल वही रहता। यानी अगर मैं तुम्हारी इमेज पे ट्रेनिंग कर रहा हूँ और तुम्हारी नाक जो है ना वो कॉपी करूँ, क्रॉप करके उसकी कॉपी बना के कान के साथ भी रख दूं एक, तो वो ऑटोमेटिकली अगर उसने पहले कान के पास वाला पिक्सल लर्न किया है तो वहां उसे समझ में आ गई कि यार ये कोई चीज थी। अब जब वो तुम्हारी नाक पे असल में आएगा तो उसको छोड़ देगा। ठीक है। क्योंकि बोलेगा ये तो मैंने पहले ही देखी हुई है। सर इसको ऐसे भी कह सकते हैं, अगर एक कान को उसने डिटेक्ट कर लिया तो दूसरे कान को छोड़ देगा? ऐसा हो सकता है, लेकिन मसला ये है कि वो कान की डायरेक्शन जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट हो जाती है। लेकिन हाँ हो भी सकता है, सही कह रहे हो। सही सर। ये तो अच्छा, अब ये वाली बात है कन्वोल्यूशन ऑपरेट 3D टेंसर फीचर मैप्स हाइट विड्थ। ठीक है, अब इसको पढ़ लेना खुद ही यार। ठीक है सर। ये यहाँ बता रहा है किस तरह कम हो रहा है। सर ये पीछे से आवाज म्यूट करवाएं, बहुत शोर हो रहा है। भाई आप लोग अपनी आवाज खुद ही म्यूट कर दें, एक दो बंदे रहने दें बस, ताकि मुझे पता चलता रहे कि मेरी आवाज जा रही है। तो ये कह रहा है कन्वोल्यूशंस आर डिफाइंड बाय 2 की पैरामीटर्स। हमारी कन्वोल्यूशन
लेयर के अंदर दो की पैरामीटर्स हैं, एक तो कर्नल का साइज जो हमने 3x3 दिया था, और एक हमारा आउटपुट कि हम कितना आउटपुट चाहिए। वे भाई क्या कर रहे हैं? ठीक है, ये दो सुबह का टाइम है, सुबह का टाइम है राइट सर म्यूट कर दूं चाय की ऑफर दे रहा था। अभी लेट उठा है। ठीक है, ये दोनों बातें समझ में आ रही। कन्वोल्यूशन Yes, लेयर sir. दो चीजों से डिफाइन होकर बन रही है, एक कर्नल साइज, ठीक है, और दूसरा हाउ मेनी मुझे फीचर्स सेकंड वाला बता दें, सिर्फ ये डेप्थ ऑफ द आउटपुट फीचर मतलब। अबे भाई ये वही था ना, कितनी डेप्थ होगी आउटपुट फीचर में, कितने आउटपुट फीचर दे रहा हूँ मैं यहाँ पर। ये यहाँ पर मैंने क्या बोला, इसको कितने आउटपुट फीचर होने चाहिए, 32 होने चाहिए 64 ठीक है या 64 होने चाहिए। तो हर लेयर में तो ये दो चीजें होती हैं, ये है हमारा कर्नल साइज और ये है हमारा आउटपुट फीचर मैप। सर यहाँ पे ये 32 यही बता रहे हैं, एक इमेज देखने के जी बाद वो उसमें से कितनी इमेजेस बनाएंगे, 32 जी हाँ जी हाँ, 32 आउटपुट निकलेंगे। ठीक है, और वो भी एक तरह की इमेज ही होगी या पिक्सेल्स का कलेक्शन होगा? पिक्सल का इमेज ही होगी, लेकिन वो थोड़ी सी बहुत ज्यादा डिम हो गई होगी। अच्छा अच्छा भी ये हो गया ट्रांसफॉर्म्ड हो गया 1D फैक्टर, ठीक है। नोट दैट द आउटपुट विड्थ एंड हाइट में डिफर। आउटपुट की विड्थ और हाइट क्या हो जाती है, डिफरेंट होती है, ठीक है, इनपुट के मुकाबले में। हमने देखा था दो वर्टिकल में, दो हॉरिजॉन्टल में कम हो जाते हैं। उसके दो रीजन होते हैं। पहला रीजन क्या है, बॉर्डर इफेक्ट्स, और दूसरा रीजन है स्ट्राइड्स। बॉर्डर इफेक्ट तो मैंने समझा दिया था, ठीक है, याद है कि भाई वो जब लास्ट 3 कवर करेगा तो आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि आगे उसको एक पिक्सल का जो है ना कॉलम कम हो जाता है, डेफिशिएंसी होती है। तो ये यहाँ पर बॉर्डर इफेक्ट समझाया उन्होंने, ठीक है, 3x3 में और किस तरह काम करेगा। अच्छा जी, पैडिंग लगानी है तो पैडिंग का एक पैरामीटर जो है ना लेयर के अंदर पास होता है, ये यहाँ पर दिया हुआ है। पैडिंग बाय डिफॉल्ट वैलिड लिखा होता है, वैलिड का मतलब होता है नो पैडिंग। अगर आपने पैडिंग लगानी है तो पैडिंग के पैरामीटर के अंदर सेम पास करना पड़ेगा। सेम पास करेंगे तो सेम कहता है कि सेम साइज का आउटपुट चाहिए, इसका मतलब ये जितने का इनपुट है सेम साइज का आउटपुट चाहिए, तो वो पैडिंग लगाकर खुद ही जो है ना वो हैंडल कर लेगा। लेकिन बाय डिफॉल्ट जो है वो वैलिड होता है। वैलिड का मतलब ये कि पैडिंग नहीं लगी हुई है। तो सर इसकी हमें जरूरत होती है या नहीं होती? अगर हमें ये चाहिए कि हमारा आउटपुट जो है ना सेम साइज का रहे, ठीक है, लेकिन सर हम ये कब क्यों चाहेंगे, क्योंकि वो क्लासिफाई तो कर रहा है, क्लासिफाई तो कर देगा फिर भी। हाँ क्लासिफाई तो कर देगा, लेकिन वो अभी वो वाला केस नहीं है कि हम खुद चाहें कि यार हम पैडिंग लगा लें कर लें। ये डिपेंड करता है कोई ऐसा केस जो है ना, कोई ऐसी एग्जाम्पल या कोई ऐसी इमेज आ जाए जहाँ पर हमें ये इस्तेमाल करना हो। मुझे नहीं मालूम कौन सा केस होगा, कभी हमने पैडिंग वैलिड जो है ना सेम की नहीं है, काम चल रहा होता है ऐसा, लेकिन वो पता नहीं क्या केस होगा जिसके अंदर हम चाह रहे होंगे कि हमारा आउटपुट सेम रहे, तो हो सकता है हमें करना पड़ जाए। यूज मैंने होता हुआ भी नहीं देखा है अभी तक और कभी किया भी नहीं है, लेकिन बहरहाल एक ऑप्शन है तो शायद कहीं इस्तेमाल होता ही होगा। अब ये कहते हैं कन्वोल्यूशनल स्ट्राइड्स। स्ट्राइड का मतलब क्या मैंने बताया था, सरकना उसका। जब वो आगे कर्नल हमारा चल रहा है तो एक पिक्सल के बाद दूसरे पिक्सल पे जा रहा है, तो ये कहता है कि इसकी वजह से भी जो है वो आउटपुट साइज जो है उस पर फर्क पड़ता है। तो ये कहते हैं स्ट्राइड्स हैं, आप स्ट्राइड की वैल्यू को अगर बढ़ा देंगे, विच डिफॉल्ट तो 1 होता है, ठीक है, तो अगर आप बढ़ा देंगे तो फिर ये साइज जो है ना कन्वोल्यूशन का स्ट्राइड 2 कर देंगे तो 5/5 का आउटपुट जो है विदाउट पैडिंग अब कम निकल आएगा, ठीक है। तो मैक्स पूलिंग हमने देख लिया था।
अच्छा जी, अब ये यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखो ये कहते हैं कि मैक्स पूलिंग कंसिस्ट ऑफ extracting windows from the input feature maps and output the max value of each channel. It's conceptually similar to convolution. अच्छा, टेंसर ऑपरेशन, ठीक है ठीक है ठीक है। ये कहते हैं in order to down sample the feature map by factor of 2, हर दफा फीचर मैप क्या हो रहा है, 2 के फैक्टर से कम हो रहा है। यानी 30 था तो डाउन सैंपल होके 15 रह गया, यानी डिवाइड बाय 2 हो गया। 15 का होगा। अरे अपना म्यूट कर दो यार सर, आवाज नहीं आ रही। सुलेमान म्यूट करेंगे तो आवाज आएगी ना। सर मैं सबको म्यूट कर दिया मैंने। ठीक है सर, आप ये फैक्टर का बता रहे थे, वो शोर हो गया, थोड़ा रिपीट कर देंगे। हाँ, ये क्यों, देखो मैक्स पूलिंग में हमने क्या कितना साइज प्रोवाइड किया था, 2x2। जब मैक्स पूलिंग में 2x2 का साइज किया था तो 2x2 के साइज की वजह से हमारे पास इमेज जो है वो हाफ हो रही है। लेकिन अगर मैक्स पूलिंग का साइज में 4x4 कर दूंगा तो इमेज 1x2 के बजाय 1x4 हो जाएगी। ओके सर, ठीक है ना। तो इस वजह से अभी ये फैक्टर ऑफ 2 से डाउन सैंपल हो रही है। On the other hand, convolution is typically done with 3x3 windows and no stride, यानी stride 1। अब ये कहते हैं why down sample feature map this way। ये बात मैं पिछली लेक्चर में समझा चुका हूँ कि इस तरह से डाउन सैंपल क्यों किया हमने। अगर मुझे इमेज का साइज कम ही करना था मैं क्रॉप कर देता, लेकिन मैंने बताया था क्रॉप करने पे क्या होगा कि क्रॉप करने पे जो भी पिक्सल होगा चाहे वो इम्पोर्टेंट हो या अनइम्पोर्टेंट हो वो क्रॉप हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इस तरह से जब डाउन सैंपल कर रहे हैं मैक्स पूलिंग करके तो जो इम्पोर्टेंट पिक्सल है वो जरूर हमारे पिक्चर का पार्ट बन जा रहा है। जो हैवी पिक्सल है, जो डोमिनेंट पिक्सल है वो लाजमी हमारी पिक्चर का आउटपुट का पार्ट बन रहा है अगर हम मैक्स पूलिंग के थ्रू डाउन सैंपल कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर वैसे मैं कट करूंगा तो हो सकता है गर्दन काट दूं, सर काट दूं, कोई भी चीज कट जाएगी, फिर उसको रोक नहीं सकते। अच्छा जी, why not remove max pooling layers and keep fairly large feature maps all the way up। कहता है अगर मैं मैक्स पूलिंग लगाऊं ही नहीं, मैक्स पूलिंग अगर लगाऊंगा नहीं तो आप सोचें कि बहुत ज्यादा देर लगेगी। यानी 30 के बाद 28, 20 के बाद 26, 26 के बाद 24, 24 के बाद 22, 22 के बाद 20। तो इस तरह जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं यानी 3x3, 64 हमारी लास्ट कन्वोल्यूशन आउटपुट था, उस तक पहुंचने के लिए मुझे तकरीबन 15 लेयर लगानी पड़ेंगी। ये बात समझ रहे हैं? 15 लेयर्स के, क्योंकि हर दफा 2-2 कम करते करते आएगा, जबकि मैक्स पूलिंग डायरेक्ट उसको हाफ कर देता है। 26 के बाद डायरेक्ट 13 पे ले आया था, सही। तो डायरेक्ट इतना ज्यादा रिड्यूस कर देता है मैक्स पूलिंग। अगर मैक्स पूलिंग नहीं होगा तो हमें लेयर्स बहुत ज्यादा लगानी पड़ेंगी। जब लेयर बहुत ज्यादा लगेंगी तो नंबर ऑफ पैरामीटर बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। अब देखते हैं यहाँ पर इन्होंने क्या करके दिखाया है इनका भी। सर जी जी सर, मैक्स पूलिंग एक बार फिर डिफाइन कर देंगे, मैं भूल गया, मतलब सही समझ नहीं आई होती क्या है। अच्छा सिर्फ डेफिनेशन। मैं मैक्स पूलिंग इधर से दिखा देता हूँ। on this slide अच्छा भी नजर आ रही है? यस सर। ये हमारी इमेज के ऊपर जब पहली कन्वोल्यूशन लेयर चली
तो उसके बाद ये इमेज आ गई। इस इमेज में से कह रहा है कि 4 में से एक पिक्सल सिलेक्ट कर लो जो सबसे हाई पिक्सल हो। उसने इसमें से 6 सिलेक्ट कर लिया। फिर अगले 4 ग्रीन वाले में से हाई सिलेक्ट किया 8, फिर अगले 4 येलो में से 3, फिर ब्लू में से 4। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो सबसे डोमिनेंट पार्ट था इस वाले पैच के अंदर, वो पिक्स हमारी इमेज का पार्ट बना रहा। ठीक है, जरूरी था बजाय इसके, हाँ, बजाय इसके अगर मैं इसको क्रॉप करता यूं करके, ठीक है, कॉर्नर से यूं क्रॉप निकालता, तो इससे क्या होता कि जो डोमिनेंट फीचर होता वही हो जाता। सही, ठीक है, आगे सर समझ। इससे ये फायदा। चलो जी, गुड हो गया। अच्छा भाई, तो अब इन्होंने क्या किया, नो मैक्स पूल के नाम से एक मॉडल बनाया। इसके अंदर कन्वोल्यूशन लगाया, दोबारा कन्वोल्यूशन लगाया, दोबारा कन्वोल्यूशन लगाया। ठीक है, अब इसको देखो, अभी ये इमेज साइज कहाँ पहुंचा है, 3 लेयर के बाद 22 पे पहुंचा है। अब समझना इस बात को। और हमारा ऊपर जो है इमेज साइज कहाँ तक गया था, अगर आपको याद हो, समरी में देखें 3x3, 64 तक। जी। अब मैं ये कह रहा हूँ कि इसको 3x3 तक ले जाने के लिए हम मुझे कितनी लेयर्स लगानी पड़ेंगी, आप अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, हर दफा यानी 26 से 28 से शुरू करके 3x3 पे ले जाने में तकरीबन जो है ना वो 13-14 लेयर लगेंगी। अभी 3 लेयर के अंदर ही 55 हो गए, 55,000 पैरामीटर जनरेट हो गए। अब ये यहाँ पर यही बात कहता है, व्हाट्स रॉन्ग विद दिस सेटअप। इस सेटअप में गड़बड़ क्या है, क्या मसला हो सकता है? इट इजंट conducive to learning a special hierarchy of features. The 3x3 windows in the third layer will only contain information coming from 7x7 windows. In the initial part, the high-level patterns learned by the commercial will still be very small with regard to. अब ये कहते हैं कि जब इस तरह ये होता हुआ आएगा, इमेज हर दफा क्रॉप होती हुई आएगी। समझना इस बात को। इस तरह क्या हो रहा है, इस तरह साइड से यानी सीधी तरफ और नीचे से और दो कॉलम्स और दो रॉस कम होती जा रही हैं। और जब 3 तक पहुंचेगा तो सोचो क्या क्या माइनस हो चुका होगा। फिर लेफ्ट टॉप कॉर्नर आएगा, फिर लेफ्ट टॉप कॉर्नर आ जाएगा। बचेगा क्या? वही कह रहा हूँ, बचेगा क्या? कुछ भी नहीं बचेगा। ब्लैक। तो यही बात यहाँ पे कह रहा है सर, मेन फीचर चले जाएंगे सारे। भाई किसका आवाज आ रही है, बंद करो। ठीक है, और हम ये देख रहे हैं, जी हाँ, अब ये यहाँ पे कहता है कि the final feature map has 22x64 30,976 total coefficients per sample. This is huge. क्यों? You will have to flatten it to the stick dense layer, 512 layer लगाना पड़ेगा। तो ऐसी सूरत में अगर पैरामीटर जनरेट होंगे तो कितने पैरामीटर होंगे? वो 15.8 मिलियन, 1.5 करोड़ पैरामीटर जो है ना जनरेट हो जाएंगे। कितनी इमेजेस के लिए? 60,000 नहीं, अच्छा, अभी तो ये 3 लेयर है। अच्छा, अभी तो ये एक ही इमेज है भाई, एक इमेज है और लेयर है सर। फिर तो तकरीबन बहुत सारा हो जाएगा। मैक्स पूलिंग ना, ठीक है ना? तो फिर मैक्स पूलिंग ना लगाएंगे तो ये हाल होगा। ठीक है, तो हमारा सिस्टम तो काम नहीं कर सकेगा, और कर भी अगर लेगा तो मॉडल तो 1000% जो है ना वो ओवरफिट होगा। ठीक है, तो ये कहता है, इन शॉर्ट द रीजन टू यूज डाउन सैम्पलिंग इज टू रिड्यूस द नंबर ऑफ फीचर मैप्स कोएफिशिएंट्स to process as well as to induce spatial filter hierarchies by making successive convolution layers increasingly large windows. Note that max pooling isn't the only way you can achieve this downsampling. सिर्फ max pooling ही वो तरीका नहीं है जिससे downsampling कर लें। You already know you can use stride use कर लें आप।
एज यू कैन यूज एवरेज पुलिंग यूज कर लें इंस्टेड ऑफ मैक्स पुलिंग। ठीक है, मतलब पुलिंग ही करनी है, पुलिंग लगानी पड़ेगी, सिर्फ मैक्स पुलिंग नहीं, या स्ट्राइड के थ्रू, मैक्स पुलिंग के थ्रू और एवरेज पुलिंग के थ्रू हम ये काम जो है ना वो अचीव कर सकते हैं। सर ये डिपेंड करता है ना कि क्या कहते हैं कब हम मैक्स पूलिंग लगाएं और कब हम एवरेज पूलिंग लगाएं। यार मैक्स पूल से ही काम हो जाता है, कभी सोचना ही नहीं पड़ा कि यार एवरेज पूलिंग भी लगा के देख लें। लेकिन ये है कि अगर आपका आउटपुट सही नहीं आ रहा, उस लेवल की एक्यूरेसी नहीं आ रही, तभी आप जो है ना दूसरे फ्लेवर ट्राई करते हैं। लेकिन अगर आपका रिक्वायर्ड एक्यूरेसी मीट कर रही है, फिर आपको ख्याल भी नहीं आता है अगर मैक्स पूलिंग के लेवल में एवरेज पूलिंग लगा लो। अगर नहीं आएगा तो फिर आप सोचेंगे यार लगाओ चलो दूसरा कुछ ना कुछ चेंज करके देखते हैं। ठीक है सर, ठीक है। एवरेज पुलिंग उसकी एवरेज निकालेगा ना सर? मैक्स पुलिंग में मैक्स नंबर उठा रहा था ना। हाँ, एवरेज में एवरेज पुलिंग में उन चारों का एवरेज बना के एक पिक्सल बना लेगा वो। सही है। और अगर मेन पुलिंग भी होती तो क्या होता? सर अगर ये एवरेज पुलिंग फिर ज्यादा बेहतर नहीं होगा? तो कब से कम होती है उसकी मिनिमम वैल्यू उठाता। मिनिमम उठाएगा तो इमेज में कुछ आएगा ही नहीं, पूरी इमेज ब्लैक हो जाएगी खाली। हाँ समझे, इसलिए मेन पुलिंग कोई चीज नहीं होती। ठीक है, अच्छा कोई कह रहा था एवरेज पुलिंग ज्यादा बेहतर है। सर जैसे हम लोग और भी जगह करते हैं तो उधर एवरेज हर चीज का ले रहे होता है डेटा में से, क्योंकि हमें एवरेज पता चल जाता है। मैं समझ गया, मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि ये तो पता उस वक्त चलेगा जब हम लगा के देखेंगे और हमारा आउटपुट आएगा। पहले से किसी चीज के ऊपर मैं कह ही नहीं सकता अगर मैक्स पुलिंग ज्यादा अच्छी है या एवरेज पुलिंग अच्छी है। ओके सर। ठीक है, लगाएंगे आउटपुट अच्छा आ गया तो भाई मैक्स पुलिंग अच्छी है, आउटपुट अच्छा नहीं आया तो फिर मैक्स पुलिंग बुरी है, एवरेज पुलिंग अच्छी है। ठीक है भाई। अच्छा भाई, अब हमने डेटा सेट पे काम करना है। अच्छा अभी मैं सवाल ले लेता हूँ, फिर हम डेटा सेट पे चलते हैं। ठीक है, स्ट्राइड्स बता दे, लोग कह रहे हैं। अभी मैं सवाल ले लेता हूँ, जिसको स्ट्राइड पूछना है वो स्ट्राइड पूछ लेगा। क्वेश्चन भाई अपना है। यस सर। सर यहाँ पे बुक में तो सिर्फ जो है ट्रांसलेशनल इनवेरिएंस के बारे में लिखा था, लेकिन जो आपने नेट पे इमेज दिखाई थी, नेट पे इमेज दिखाई थी वहाँ पे तो रोटेशनल भी हो रहा था और साइज इनवेरिएंस वगैरह भी हो रहा था। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है कि बुक ने क्यों नहीं दिखाया? तो यहाँ पे तो CNN में ट्रांसलेशनल होता है या फिर सब कुछ होता है? सब कुछ हो रहा होता है। यहाँ पे सिर्फ ट्रांसलेशन लिखा था सर। हाँ मैंने देखा ट्रांसलेशन ही लिखा होता, लेकिन सब कुछ हो रहा होता है। पहले इसकी प्रोग्रामिंग करके हम देखेंगे। ठीक है सर। किसकी? तो आप बता रहे हैं। मैं तो बहुत सारी चीजें बता रहा हूँ, किस चीज की बात कर रहे हो? अरे प्रैक्टिकल वर्क कह रहे हैं, कैसे करके दिखाएंगे प्रैक्टिकल। हाँ ना, अभी कर रहे हैं ना भाई, अभी ये नेटवर्क बना हुआ तो है, इसी नेटवर्क को अभी आप चलाओगे, मैं टाइम दूंगा। हम चलाएंगे। अहमद रजा अभी जी, अहमद रजा सर वो हम CNN के जरिए सर कोई ऐसी इमेज जिसमें मल्टी फेस है उसको ट्रीट कर सकते हैं सर। सबके अलग अलग लेबल होंगे सबके, तो सर उसको कैसे लेकिन उस इमेज के अंदर फिर लेबल जो है ना मल्टी लेबल्स होंगे। जी हाँ, तो सर वो कैसे ट्रीट होगा सर? क्योंकि हम तो अभी तक देखते हैं कि एक इमेज होती है, उसका लेवल होता है, वो ट्रेन हो रहा होता है कि नहीं यार ये इसके पैरामीटर्स हैं, इस पे ये पैरामीटर मैं अप्लाई करता हूँ, ये फीचर्स हैं उसके। देखो क्लासिफिकेशन जो है वो एक हमने पढ़ी थी जिसको कहते हैं बाइनरी क्लासिफिकेशन। उसके अंदर दो चीजों में क्लासिफाई करना होता है, मेल फीमेल में, कैट डॉग में। ठीक है, अच्छा एक हमारे पास होती है मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। उसके अंदर क्या होता है, भाई ये म्यूट कर दो बाकी लोग यार। उसके अंदर क्या होता है, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के अंदर के क्लासेस 2 से ज्यादा होती हैं, 10 क्लासेस होती हैं, जिस तरह डिजिट वाली एग्जांपल थी। ठीक है, फिर उसके बाद एक तीसरी क्लासिफिकेशन होती है जिसे कहते हैं मल्टी लेबल मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। जी ठीक है ना, कि एक इमेज में अगर दो चीजें नजर आ रही हैं, यानी मेरे पास डिजिट, अभी मैं डिजिट क्लासिफाई कर रहा हूँ ना 0 से लेकर 9 तक, लेकिन एक ऐसी इमेज आ गई जिसमें 1 भी है और 2 भी है, तो
अब इस इमेज के 2 लेबल्स होंगे, ठीक है। तो वो ट्रेनिंग के दौरान भी हमें इस किस्म का डाटा जब दे रहे होंगे तो उस ऐसी इमेज का जो लेबल होगा ट्रेनिंग में वो एक नहीं 2 लेबल होंगे, समझ रहे। तो इससे वो क्या करेगा, ट्रेनिंग हासिल करेगा। तो सर अगर मल्टी जैसे कोई इमेज है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के एनिमल्स हैं तो ठीक है। सबके लेबल्स होंगे और फिर सर अगर आपने उस इमेज में जितने एनिमल्स हैं उसकी अलग अलग क्लास पे भी ट्रेनिंग कराई हुई है तब तो वो आइडेंटिफाई कर लेगा। यानी जैसे डिजिट है ना, अब कोई भी नंबर बनेगा वो 0 to 9 नंबर से ही बनेगा ना, ठीक है। तो वो क्लासिफाई कर लेगा। अगर आप उसको मल्टी लेबल मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन करेंगे, मल्टी लेबल मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन, तो वो डबल डिजिट्स को भी कर लेगा। यानी अगर सर जैसे कोई दो एक ही पिक्चर में कोई 2 फेसेस हैं तो जी सर हाँ। दोनों को अलग अलग ट्रेन करना पड़ेगा फिर अगर वो दोनों पहले अलग अलग ट्रेन हुए में सही तो वो दोनों को यूटिलाइज कर लेगा। अच्छा, और अगर सर मतलब कि हम मतलब ऐसे ही ट्रेन करवाना चाह रहे हैं एक ही पिक्चर के थ्रू जिसमें मल्टी फेस आ जाए, बहुत सारी पिक्चर्स है जिसमें ग्रुप ऑफ पीपल्स के मल्टी फेसेस है, जैसे सर फेसबुक करता है सर, जो टैग कर देता है ऑटोमेटिक। जी ये स्क्रीन कौन खराब कर रहा है और क्यों कर रहा है? ये किसी कोई शरारत कर रहा है, क्यों कर रहा है भाई? मैं बंद कर दूंगा एनोटेशन तुम लोगों की। सर कर दीजिए, अगर वापस करे तो कर दीजिए इन लोगों की। चलो मैं कर देता हूँ बल्कि डिसेबल पार्टिसिपेंट्स एनोटेशन। चलो खेल खत्म। अच्छा भाई, तो वो जो अहमद रजा तुम वो वाली बात कर रहे हो ना, वो काम कर सकते हैं, ठीक है ना? सही। उसकी हाँ हो सकता है वो काम। तो सर वो कैसे करेंगे, मतलब कि हम मतलब एक ही किस तरीके से ट्रेन करवाएंगे सर, थ्योरेटिकली बता दें। थियोरेटिकली भाई सबसे पहले क्या होता है कि आप जैसे एक इमेज में 3 फेस नजर आ रहे हैं ना, सही। लेकिन वो हर फेस इंडिविजुअली भी ट्रेन हुआ है ना, ठीक ठीक है, इंडिविजुअली भी ट्रेन हुआ है। फिर आपने मल्टी लेवल क्लासिफिकेशन वाला एल्गोरिथम भी लगाया हुआ है। अच्छा ठीक है, तो वो अब जहां जहां आएगी उसकी इमेज इंडिविजुअली वो उसको टैग कर लेता। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा यानी सर एडवांस काम है लेकिन हो जाता है। इंडिविजुअली हमें ट्रेन करवाना पड़ेगा। इंडिविजुअली ट्रेन कराना पड़ेगा। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा भी, तो अब हमारे पास ये एग्जाम्पल है, ट्रेनिंग अ कन्वोल्यूशन नेटवर्क फ्रॉम स्क्रैच ऑन स्मॉल डाटा सेट। ये कहता है कि भाई ये हमारे पास डाटा सेट है, क्योंकि बुक थोड़ी पुरानी हो गई है तो अब हमने जो डाउनलोड किया होगा डाटा सेट उसके अंदर तस्वीरों की तादाद जो है वो डिफरेंट आ रही होगी। अ फ्यू, ये कहते हैं कि अच्छा having trained an image classifying model using very little data is a common situation which you likely encounter in practice if you were to do computer vision in a professional context। जब आप प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में कंप्यूटर विजन पे काम करेंगे तो आपके साथ ये मसला आएगा कि आपके पास डाटा कम होगा और आपको लेकिन ट्रेनिंग करवानी होगी। A few samples can mean anywhere from a few hundred to few tens of thousand images। ये जो few की बात कर रहे हैं तो few का मतलब जो है वो ये होता है कि कई सौ या कई हजार। As a practical example, we will focus on classifying images, dogs and cat dataset containing 4,000 pictures of cats and dogs। इसमें से 2,000 कैट की हैं, 2,000 डॉग की। टोटल 4,000 तस्वीरें हैं जिसमें 2,000 कैट की, 2,000 डॉग की। We will use 2,000 पिक्चर फॉर ट्रेनिंग। उसमें से भी हम 2,000 पिक्चर ट्रेनिंग में ले लेंगे, 2,000 टेस्टिंग में ले लेंगे, वैलिडेशन में ले लेंगे और टेस्टिंग में। ठीक है, डाटा सेट समझ में आ रहा है? नहीं। अच्छा, in this section we will review one basic strategy। अब यहाँ से थोड़ा आपको जो है वो समझना पड़ेगा स्ट्रेटजीज क्या क्या है कन्वोल्यूशन में, जो हम इंट्रोडक्शन में हमने बात की थी। We will review one basic strategy to tackle this problem। ये कहते हैं ट्रेनिंग अ न्यू मॉडल फ्रॉम स्क्रैच यूजिंग व्हाट लिटिल डाटा यू हैव। इस वाले केस में हम बिल्कुल नया मॉडल बनाएंगे चाहे हमारे पास कितना ही कम डाटा क्यों ना हो, राइट? अच्छा, you will start by naively training a small convolution network on 2,000 training samples without any regularization
कोई रेगुलराइजेशन नहीं लगाएंगे, ओवरफिटिंग खत्म करने की कोई टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। टू सेट अ बेसलाइन मॉडल फॉर विच व्हाट कैन बी अचीव्ड, दिस विल गेट यू टू क्लासीफाई एक्यूरेसी ऑफ 71%। एक सिंपल मॉडल बनाएंगे, डाटा कम है, कोई ओवरफिटिंग की मिटिगेट करने का कोई तरीका नहीं इस्तेमाल करेंगे, तो हमारी एक्यूरेसी 71% आएगी। ये कहते हैं एट दैट पॉइंट द मेन इशू विल बी ओवरफिटिंग। अब ओवरफिटिंग हो रही होगी, ज़्यादा 71% एक्यूरेसी आ रही है, तो देन वी विल इंट्रोड्यूस डाटा ऑगमेंटेशन। अब हम एक टेक्निक यूज करेंगे जिसका नाम है डाटा ऑगमेंटेशन। ठीक है, ये डाटा ऑगमेंटेशन क्या होती है मैं भी आपको ले जा के दिखा दूं ताकि आपके जहन में एक खाका बन जाए। व्हाट इज डाटा ऑगमेंटेशन? कि एक इमेज से हम मल्टीपल इमेजेस क्रिएट कर लेते हैं। दिस इज, ये एक ही इमेज है जिससे हमने 4 तस्वीरें बना ली। आप 4 के बजाय 400 भी क्रिएट कर सकते हैं डेटा को यूटिलाइज करने के लिए। फिर से बताइए। डाटा अगर हमारे पास कम होता है तो हम इमेजेस की कॉपीज बना लेते हैं। थोड़ी थोड़ी कॉपी में इमेज जो है पिक्सल चेंज हो जाते हैं, सेम पिक्सल नहीं रहते। जिस तरह देखो ये 4 तस्वीरें हैं, ये एक ही बिल्ली है लेकिन हर दफा पिक्सल खींच दिए, फट गए, थोड़े से कुछ हो गए, इमेज के अंदर कुछ ना कुछ चेंज आ गया। सर इसे इसकी फीचर्स पे डिपो नहीं पड़ेगा इम्पैक्ट? इसके फीचर्स पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि जब हम पिक्सल खींच भेज देंगे तो सारा नहीं, वो जो ऑगमेंट करता है ना वो ऐसी जगहों से ऑगमेंट करता है। देखो फेस को ऑगमेंट नहीं किया उसने, देख रहे हो? जी जी, फेस बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ है लेकिन आसपास के जो है ना वो पिक्सल चेंज हो गए ताकि सिस्टम जो है ना उनको वो ट्रांसलेशनल हायरार्की वाले चीज के अंदर ना लेकर आ जाए। ठीक है ना, सिर्फ डाटा जो है ना इससे क्या हो जाता है, उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, नंबर ऑफ सर यहाँ पर देखें, सर यहाँ अगर इमेज को देखें जो 4 इमेज दी हुई है, 2 इमेजेस में जो कैट है उसके एयर्स आए सब दिए हुए, जबकि 2 इमेज में उसमें कैट के एयर्स में एयर नहीं है। तो सर जब उसने डिटेक्शन की होगी, मतलब उसने पिक्सल्स लिए होंगे तो एयर की भी डिटेक्शन की होगी, तो उसने कहा कि भाई अगर जिस बिल्ली के कान होंगे तो वो बिल्ली है, तो यहाँ पर तो यहाँ कान नहीं है दोनों के, तो फिर यहाँ क्या होगा? नहीं, ये एक मुझे ये बताओ, अगर किसी की कान नहीं होंगे तो बिल्ली नहीं होगी क्या? मतलब सर उसने ऑब्जेक्ट डिटेक्ट किया होगा ना। कान वाज नॉट ओनली फीचर जिसके ऊपर डिसाइड हो रहा हो कि बिल्ली है। तो सर जब कन्वर्सेशन करेंगे तो इसमें ये डिटेक्ट सेम करेगा या डिफरेंट डिटेक्ट करेगा कैट को? इसको डिफरेंट डाटा समझेगा। को नहीं, इमेज डिफरेंट होगी उसमें, क्लासिफाई तो वो एक ही को करेगा ना, मतलब बोलेगा तो बिल्ली है, नहीं हाँ। बोलेगा तो बिल्ली ही, हाँ। लेकिन बिल्लियों की मुख्तलिफ तस्वीर समझेगा। एक सवाल ये था जी, लेवल सेम रहेगा बट सर लॉजिकली तो ये सेम एक ही बिल्ली है ना, तो वो डिफरेंट समझेगा, तो ये तो प्रॉब्लम या एरर। लेबल क्लासिफाई भाई वो बिल्ली को कुत्ता थोड़ी बोल देगा। सही, एक सवाल है, बिल्ली बोलेगा ना सर वो बिल्ली तो बोलेगा, मगर आपने जैसे बताया ना अंगूठा अगर इस एक साइड पे और दूसरी साइड पे आए तो तब तो मैंने उस केस में मैंने ये कहा था कि अंगूठे के पिक्सल में कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज पिक्सल आएंगे, लेकिन यहाँ पिक्सल की वैल्यू इस पिक्सल चेंज हो गए ना, तो थोड़ा सा देखो ब्लर हो गई, थोड़ा सा हमने उसको जो है ना वो खींच दिया, इस तरह का काम हो गया ना सर। जी बोले। जो ऑगमेंट कर रहा है ये कंप्यूटर खुद कर रहा है ना एक ही इमेज को? ये तो एक फंक्शन लिखा हुआ है केरस के अंदर, वो खुद ही उससे ऑगमेंट कर रहा है। थोड़ा वो मतलब उन्होंने क्या किया होगा, एक इमेज आई उसके ऊपर लूप चलाया और रेंडमली उसके पिक्सल की वैल्यूज जो है ना थोड़े बहुत चेंज कर दी हर लूप में। लेकिन सर एक वो खुद ही चेंज कर रहा है और फिर खुद ही रिकॉग्नाइज कर रहा है, मैंने एक बिल्ली की तस्वीर में 10 सुने चेंज जो है ना, चेंज जो है वो केरस कर रहा है, सही, और आइडेंटिफाई जो है ना वो कन्वोल्यूशन कर रहा है। अच्छा, मतलब 2 अलग अलग है ना, एक भाई ने चेंज किया, एक भाई आइडेंटिफाई कर रहा है, तो दोनों एक ही भाई काम नहीं कर रहा है। बोले यार मैंने ही चेंज किया, मैं ही देख रहा हूँ, ये पहले पता, ये वाला नहीं है, 2 अलग अलग है। ओके, सही। ठीक है,
वापस चलते हैं वहां पे। अच्छा भाई, तो ठीक है, तो कह रहे हैं कि देन वी विल इंट्रोड्यूस डेटा ऑगमेंटेशन, अ पावरफुल टेक्निक फॉर मिटिगेटिंग ओवरफिटिंग इन कंप्यूटर विजन। एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है जिससे ओवरफिटिंग जो है वो कंप्यूटर विजन में खत्म करते हैं। बाय यूजिंग डेटा ऑगमेंटेशन हम एक्यूरेसी जो है कहाँ तक ले जाएंगे, 71 से कहाँ ले जाएंगे, 82 तक पहुंच जाएगी। चलो भी ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन में we'll review 2 more essential techniques for applying deep learning to small data sets। 2 और अहम टेक्निक्स हैं डीप लर्निंग के अंदर कंप्यूटर विजन के लिए। वो टेक्निक क्या है कि फीचर एक्सट्रैक्शन विद प्री ट्रेन नेटवर्क। हम इसमें क्या यूज करेंगे, प्री ट्रेन नेटवर्क यूज करेंगे। जो नेटवर्क पहले से ट्रेन हुआ है उसके थ्रू फीचर एक्सट्रैक्शन करेंगे। उस प्री ट्रेन नेटवर्क की वजह से एक्यूरेसी जो है वो 90 से 96% तक आ जाएगी। ठीक है, अब ये प्री ट्रेन नेटवर्क क्या होता है, ठीक है, मैं ये वहां पर डिटेल में आएगा, लेकिन मैं अभी सिर्फ इसलिए आपको वहां ले जा रहा हूँ थोड़ा सा, जिस तरह आर्गुमेंटेशन की तस्वीरें दिखा दी ताकि आपका बिल्ड हो जाएगा यार ये है क्या। सर तो ये प्री जो ट्रेन नेटवर्क का भी मैं 2-3 जुमलों में जो है ना वो कर देता हूँ ताकि आप फर्दर भी एक्सप्लोर। जी बोले बोले। सर जो कैट एंड डॉग जो डेटा सेट है इसकी जो खुद की एक्यूरेसी है 71 है 82 है? 71 है कम डेटा सेट विदाउट मिटिगेटिंग ओवरफिटिंग, लेकिन जब डेटा सेट को हमने ऑगमेंट कर लिया तो एक्यूरेसी कहाँ आ गई, 82 पे आ गई। ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम किसी और का कोई और सा मॉडल यूज करेंगे। मैं अभी उस तरफ आ रहा हूँ, तो उससे एक्यूरेसी जो है वो 90 से 96% तक आएगी। मैं अब इसकी तरफ ले आ रहा हूँ कि इसमें हम करते क्या है, एक सरसरी सा बयान जारी करते हैं कि देख ये इमेज है आपके पास, ये जो पहला मॉडल है भाई, सब जरा तवज्जो से सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो पहला मॉडल है ये एक ऐसा मॉडल है जो किसी और ने ट्रेन किया है और पता नहीं कौन सी इमेजेस पे किया है। कैट एंड डॉग इमेजेस हैं या नहीं है कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, मैंने बात करी थी हमारे मॉडल के 2 फेज होते हैं, एक कन्वोल्यूशनल बेस होता है और एक क्लासिफायर बेस होता है। ठीक है, कन्वोल्यूशनल बेस और क्लासिफायर बेस। अच्छा, फिर हमने अपने थ्योरेटिकल जब हम पढ़ रहे थे हमने उसके अंदर देखा कि कन्वोल्यूशन बेस आइडेंटिफाई नहीं करता कि ये क्या चीज है। जरा गौर से सुनिएगा, ये बात सब बड़ा इंपॉर्टेंट है। कन्वोल्यूशन बेस सिर्फ ये करता है कि हमें फीचर्स निकाल, वो एजेस निकाल के दे देता है। ठीक है, उन एजेस की मदद से चीजों को आइडेंटिफाई जो है वो क्लासिफायर ही करता है। यानी अगर मैं इसको कह दूं यस और नो, हाँ यस और जो है ना, ये वाला जो आपके पास ये है, ये क्या करता है, ये आपको एजेस निकाल के देता है। ठीक है, इसका काम सिर्फ एज निकालना है और ये आपके पास क्लासिफाई करता है। ठीक है, ये क्लास बताता है। अब मामला क्या है, देखो जब मैंने बहुत शुरू में पिछली क्लास में बात की थी इंट्रोडक्शन के अंदर कि हम किसी का मॉडल ट्रेंड हुआ किसी भी इमेजेस के ऊपर, हमारा डेटा सेट अभी कैट एंड डॉग का है और किसी और का डेटा सेट जो है ना वो मैन एंड ह्यूमन यानी मेल फीमेल आइडेंटिफाई करने का हो, तो वो भी यहाँ इस्तेमाल हो जाएगा। वो कैसे इस्तेमाल होगा कि कन्वोल्यूशनल बेस जो है उसने ट्रेनिंग किस चीज पे ली है, कन्वोल्यूशनल बेस ने ट्रेनिंग ली है इस बात पर कि वो एजेस निकाल के दे। तो एजेस निकालने का काम तो यहाँ पर भी होना है। अच्छा, एजेस निकालना एक ट्रेनिंग है, वो एजेस किसी भी चीज पर निकालना सीखी हुई है उसने,
चाहे वो मेल फीमेल पर हो, चाहे वो कैट एंड डॉग पर हो, तो एजेस की ट्रेनिंग तो हुई भी है, ठीक है। सिर्फ हमें जो प्री ट्रेन नेटवर्क होगा उसके आगे अपना जो क्लासिफायर है इसको बदलना पड़ेगा, और हम अपना क्लासिफायर अपने हिसाब से लगा देंगे। तो प्री ट्रेन मॉडल में ये वाला जो कन्वोल्यूशनल बेस है ये पुराना ही रहेगा, सिर्फ जहां से फ्लैट किया था ना अभी हमने, फ्लैट के बाद जो 2 डेंस लेयर लगाई थी, वो डेंस लेयर जो है वो हम अपनी वाली इस्तेमाल करेंगे। बाकी जो कन्वोल्यूशनल बेस है वो सेम रहेगा जो पुराने नेटवर्क का है। और सेम क्यों रहेगा ये बात अभी मैं एक्सप्लेन करने की दोबारा कोशिश करता हूँ कि वो काम जो है वो हर एक का सेम है, यानी एजेस निकालना। तो अगर किसी मॉडल ने एज निकालना सीखा हुआ है तो मैं उसी की लर्निंग को दोबारा इस्तेमाल कर लूँ ना। मैं दोबारा उसे एज निकालना क्यों सिखाऊं? उसमें मुझे डाटा भी ज्यादा चाहिए और प्रोसेसिंग भी चाहिए, तो बेकार है ये बात। जब एक मॉडल ने एज निकालना सीखा हुआ है तो वो उसी को यूज कर लो। जी बोले सर। वो आप बता रहे थे ना ये एज निकालना उसने सीखा हुआ है, वो फिर उसी को यूज करेगा सर। लेकिन उसने एज निकालने के साथ सर एज को ट्रेन भी तो किया है कि उस एज पे ट्रेन हुआ है, मतलब नहीं अपने ट्रेन हो गया ना, कर्नल लगाकर अपना कर्नल लगा के वो ट्रेन भी तो हुआ है सर। उन्होंने भी जो मैं यही तो कह रहा हूँ, वो ट्रेन ही को तो यूज कर रहा हूँ मैं। नहीं सर ये बात समझ में नहीं आ रही सर, मतलब कि अच्छा देखो एक बात सुन, एक मैं आसान जबान में पहले समझाता हूँ, ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि भाई एक जो है ना एकेडमी है, जो यूं समझ लो एक एकेडमी है जो क्रिकेट की ट्रेनिंग कराती है, क्रिकेटर बनाती है, ठीक है। और एक एकेडमी है जो आर्मी की ट्रेनिंग कराती, फौज की ट्रेनिंग कराती, ठीक है। अच्छा इन दोनों में कॉमन चीज क्या है? ट्रेनिंग, फिटनेस। नहीं, इन दोनों में कॉमन चीज है स्टेमिना। या फुटबॉल की ट्रेनिंग ले लें, क्रिकेट में चलो कम स्टेमिना इतना चाहिए, फुटबॉल की ट्रेनिंग चाहिए सोचे। अच्छा स्टेमिना के लिए दोनों को जो है ना एक ग्राउंड चाहिए जहां वो रोजाना सुबह शाम भागे। दूध आपका मम्मा है उधर है, आ जाओ। ठीक है नहीं अच्छा, है उधर अब मामला क्या है भाई, म्यूट कर लो यार अपने आप को। अब मामला क्या है कि एक काम ऐसा है जो दोनों में कॉमन है, तो फिर मैं क्या करूंगा कि इन दोनों पार्टियों को एक ही ग्राउंड में जमा कर दूंगा ना, कि यार मैं 2 ग्राउंड क्यों इस्तेमाल करूं। सर फिर भी कुछ तो ट्रेनिंग करवानी पड़ेगी भाई, होगी ना होगी। अब सुन लो ना सारी बातें जो है ना चारों के, पूरा इसी पॉइंट पे सारा क्लियर हो जाए। अभी मैंने कहा था अभी सिर्फ हवाला दे रहा हूँ, डिटेल की बात नहीं कर रहा हूँ। जब डिटेल में यहाँ पहुंचेंगे तो फिर हम देखेंगे कुछ ट्रेनिंग करानी है नहीं करानी। तो अब वो जो पार्ट पहले से हुआ हुआ है, यानी जो रनिंग का ग्राउंड है, रनिंग वाला सेक्शन है, स्टेमिना बनाने वाला सेक्शन है, उसी सेक्शन को यूटिलाइज कर लूंगा दोनों के लिए। तो बिल्कुल ऐसा ही काम यहाँ पर भी हो रहा है कि ये वाला पार्ट जो है वो सिर्फ किसका है, एजेस निकालना सीखना। तो एजेस निकालना सीखना, अब वो एजेस निकालना सीखना चाहे मेल फीमेल पे हो, चाहे वो ट्री एंड जो है ना दीवार पर हो, चाहे वो पहाड़ और किसी और चीज की इमेज पर हो, लेकिन उसमें ट्रेनिंग किस चीज की हुई है? इस चीज की नहीं हुई कि पहाड़ है या दरख्त है, बल्कि सिर्फ इस चीज की हुई है कि एजेस क्या क्या है। तो जब ये एजेस क्या क्या है ये पहले ही पता है उसको, वो निकालना जानता है एक मॉडल के अंदर, तो वो वाला पार्ट उठा के मैं अपने मॉडल में रख लूंगा और अपनी थोड़ी सी इमेजेस दूंगा, तो उस ट्रेनिंग को इस्तेमाल करके मेरी इमेजेस की एजेस भी निकाल देगा, उसको सीखना नहीं पड़ेगा। ठीक है सर। लेकिन सर अगर हम जैसे मॉडल उठाएंगे प्री ट्रेन मॉडल, तो उसमें हमें कैसे पता चलेगा सर कौन से पार्ट ने एजेस निकालना सीखा है, कौन सी लेयर? अबे यार मैं सुबह से यही तो बता रहा हूँ, कन्वोल्यूशनल बेस एजेस निकालता है, क्लासिफायर बेस क्लासिफाई करता है। सर ये अभी इतना बड़ा मैंने यहाँ क्या लिखा हुआ है? अच्छा, ये मैंने क्या लिखा हुआ है? हौसला रखें सर, हौसला रखें। ठीक है, ये क्या करता है? कन्वोल्यूशनल बेस एजेस निकालता है। ठीक है, ये तो हमें मुझे पहले से ही पता चल गया है ना सर। जैसे आपने बताया कि वो ऑलरेडी वो ट्रेन हुआ होगा और एजेस को आइडेंटिफाई करेगा, बट आपने बोला कि वो
जैसे हमारा जो मॉडल है वो कैट्स एंड डॉग का है, और जो दूसरा मॉडल है जो ऑलरेडी ट्रेन हुआ है वो मेंस और वुमेन्स की मेल फीमेल। हाँ, तो मगर उनके एजेस डिफरेंट होंगे, कैट्स एंड डॉग्स के एजेस तो अबे सुनो 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 मेरी बात गौर से सुनो। मैं कह रहा हूँ कि वो जो फौजी ट्रेनिंग ले रहा है ना, उसको भागना होगा वहां जंगलों में और पहाड़ों पे, और जो फुटबॉल की ट्रेनिंग ले रहा है उसे भागना होगा ग्राउंड में। लेकिन दोनों को भागना है, तो भागने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। वो कहाँ जाके भागेंगे वो अलग है। तो वो चाहे वो, मुझे पता है कि मेल फीमेल की एजेस अलग होंगी और पहाड़ और दरख्त की एजेस अलग होंगी, लेकिन होंगी तो एजेस ना, उसे पता चल गया ना कि ये चीज एज होती है। ये मसला है। वो एज निकालना सीख रहा है। वो जब एज निकालना सीख लेगा, अब मैं तुम्हें एज निकालना सिखा दूं, बोलो यार ये मेल फीमेल की तस्वीर, इसमें एज इस पे निशान लगाओ, आप लगा लेंगे। मैं कहूँ ये पहाड़ और दरख्त है, इस पे एज इसके निशान लगाओ, आप लगा लेंगे। आपको पता है एज क्या होती है और एज कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ से खत्म हो रही है। ठीक है। और वो सर वो एजेस इस तरह से आमिर से पहले एक निकालते मिनट आमिर से बात करो। आमिर, बात क्लियर हुई है? चलो बोलो आगे, कौन है? जी सर, मैं ये कह रहा था कि उसको एजेस निकालने के लिए ये थोड़ी देखना पड़ेगा कि तस्वीर में कौन है। वो तो नहीं जानता कि तस्वीर में कौन है, यही तो मैं कह रहा हूँ। उसे क्या, वो तो उसे नंबर क्या से पता? देखेगा ना, वो नंबर उसके पास कैसे तो एकदम नंबर चेंज हैं, उसके पास तो नंबर हैं, यही बात कर रहा हूँ। उसके पास तो नंबर हैं, उसे क्या पता कुत्ता क्या होता है, बिल्ली क्या होती है। गॉट इट सर। पिक्सेल्स देखता है, बस वो तो नंबर्स को देख रहा है खाली। जी कैसे आ गया समझ में। चलो जी, गुड हो गया। अच्छा, वापस चल रहा हूँ मैं उस तरफ ऊपर। जी सर। डेटा सेट करवाएंगे? डेटा सेट डाउनलोड कर लिया सबने? यस सर। नहीं सर। सर कहाँ से करना है डेटा सेट डाउन? यार देखो यहाँ पर चैट में लिंक दिया हुआ है। सर। चैट में नहीं, बुक में भी लिंक दिया हुआ है। हाँ सर, बुक सर चैट में डाउनलोडेड है, सिर्फ वहां से डाउनलोड करना है। चलो ठीक है, चैट में वहाँ देख लो पता नहीं क्या जिसको करना निकला। पड़ता है, वहाँ पता नहीं क्या करना पड़ता है। वो कुछ नहीं करना पड़ता यार, तुम पता नहीं क्या बोल रहे हो। अच्छा भाई, तो ये वाली बात समझ में आ गई, फीचर एक्सट्रैक्शन और प्री ट्रेन नेटवर्क की। फिर उसी नेटवर्क को फाइन ट्यून करेंगे तो एक्यूरेसी और बढ़ के 97 तक पहुंच जाएगी। सही। तो टुगेदर दीज 3 स्ट्रेटजीज, ये जो 3 स्ट्रेटजीज हैं, ट्रेनिंग ए स्मॉल मॉडल फ्रॉम स्क्रैच 1, डूइंग फीचर एक्सट्रैक्शन यूजिंग प्री ट्रेन मॉडल 2, फाइन ट्यूनिंग प्री ट्रेन मॉडल 3, विल कंस्टिट्यूट आवर फ्यूचर टूल बॉक्स। ये हमारा टूल बॉक्स है फॉर टैकलिंग द प्रॉब्लम ऑफ परफॉर्मिंग इमेज क्लासिफिकेशन विद स्मॉल डेटा सेट्स। कि अगर डाटा कम हो और इमेज क्लासिफिकेशन करनी हो तो फिर हम ये 3 टेक्निक्स में से कोई सी भी टेक्निक इस्तेमाल करेंगे। अगर किसी भी एक टेक्निक से रिजल्ट अच्छा आ जाए दैट्स वेरी गुड, नहीं तो दूसरी इस्तेमाल करेंगे, फिर तीसरी इस्तेमाल करेंगे, और तीनों से नहीं आ रहा तो फिर कुछ और करेंगे। अच्छा भाई, डाउनलोड डेटा कर लें। ये रेलेवेंस वाला पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा। डेटा सेट डाउनलोड सबके पास हो गया? नहीं। ठीक है। क्लास अच्छा कब तक कंटिन्यू रखेंगे आप, क्योंकि इट्स बस 11 o'clock। क्या करना है? क्लास कब तक कंटिन्यू रखेंगे आप? ये 11 बज गए इसलिए पूछ रहा हूँ। यार 2 मिनट हो गए ऊपर यार, सबर कहीं कहीं जाना है क्या? नहीं सर, अच्छी बात है, 1 बजे तक रखें। अरे तब ही नहीं हो रहा। सोने जाना है। तो नहीं रख सकते, लेकिन सर आधा घंटा तो लेंगे ना, आधा घंटा लेट आए थे। अभी चलता है, जहां तक भी चलता है। देखो जहां हाँ तक सर चला है, वैसे भी 1 बजे तक होती है क्लास। भाई सर फारिग थोड़ी है। अच्छा भाई चलो, हाँ तुम्हें तो बात झाड़ू है। पोछा लगाना है। अनसरप्राइजिंगली, डॉग वर्सेस केट कैगल कंपटीशन 2013 won by entrants who use ये कन्वर्ट्स। सर देखा था ये। कैगल पे जो कंपटीशन हुआ था 2013 में, वो उन लोगों ने जीता जिन्होंने कन्वोल्यूशन नेटवर्क यूज किया था। The best entries achieved 95% accuracy. In this example, you will get fairly close to this accuracy, even though you will train your model less than 10% of the data that was available to the computers. सर डेटा सेट नहीं हो रहा डाउनलोड। इंटरनेट का इशू होगा, वरना डेटा सेट अच्छा का मसला नहीं है। मैं जिप पे लिंक दे रहा हूँ, तुम वहां से कर लो। हाँ थैंक। अच्छा भाई,
This data set contains 25,000 images of dogs and cats. 25,000 images हैं, 12,500 each class है, 12,500 कैट है, 12,500 डॉग है, तकरीबन 543 MB का डाटा है। आफ्टर डाउनलोडिंग ठीक है। अब ये यहाँ पर ट्रेनिंग सेट बनाना है, टेस्ट सेट बनाना है, ये कैसे होगा? ये इधर आ जाए। अच्छा, ये वाले काम के अंदर एरर बहुत सारे आएंगे आपके पास, ठीक है ना। सबसे पहले जो है आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पर क्या काम हो रहा है, तमाम लोग सुन ले, फिर परफॉर्म बाद में करिएगा ताकि आपको पता चल जाए करना क्या है। ये कह रहा है कि भाई इंपोर्ट ओएस और शटल। सबसे पहले जहां आपका डाटा का फोल्डर पड़ा हुआ है ना, अनजिप करने के बाद, अनजिप संजिप करके आपने कर लिया, उस डाटा का पाथ फोल्डर का कॉपी करके आपने इस वेरिएबल में डाल दिया, ओरिजिनल डाटा सेट डायरेक्टरी, ठीक है। जिप फाइल का नहीं देंगे, अनजिप करके फाइल का देंगे। फिर हम क्या कह रहे हैं कि इसी पाथ में से जो आपकी कैट एंड डॉग का जो फोल्डर बनेगा स्मॉल के नाम से या जिस भी नाम से, अनजिप करने के बाद वो आपकी बेस डायरेक्टरी जिसमें सारा डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है। सर ये सब टेंसरफ्लो पे होगा, जुपिटर नोटबुक पे या कोलैब पे करेंगे? ये कहीं पे भी कर लो, कोलैब पे नहीं करना है, कोलैब पे नहीं होगा ये, ठीक है सर। ये आपकी जुपिटर नोटबुक पे होगा। अब ये एक पाथ है, ठीक है। इस पाथ को आपने क्या नाम दिया, बेस डायरेक्टरी, और आप ऑपरेटिंग सिस्टम से कह रहे हैं कि मेक डायरेक्टरी कर दो इस पाथ पे। जब ये सेल रन होगा तो आप जाके देखेंगे वहां पर एक फोल्डर क्रिएट हो गया बेस डायरेक्टरी के नाम से, ठीक है। कैट्स एंड डॉग्स स्मॉल के नाम से हो जाए। हाँ, अच्छा, फिर उसके बाद अब हमने क्या किया, कोलैब पे तो हम वहां पर काम कर रहे हैं ना, उनके सर्वर पे, अपनी लोकल मशीन पे थोड़ी कर रहे हैं। ये पाथ तो हमारी लोकल मशीन का है ना भाई। अच्छा, फिर हमने क्या किया, os.path.join बेस डायरेक्टरी के आगे जो भी बेस डायरेक्टरी का पाथ है उसके आगे ज्वाइन कर दो, किस नाम को, ट्रेन को। अब ये क्या करेगा, इस सुने पहले सुने, बेस डायरेक्टरी का ये पाथ है, इसके आगे ये स्लैश करके ट्रेन लगा देगा और वो ट्रेन डायरेक्टरी का पाथ बन गया। अब कह रहे हैं कि इस मेक डायरेक्टरी बना दो ट्रेन डायरेक्टरी वाले पाथ पे। बात समझ आ रही है? ये फोल्डर क्रिएट हो रहे हैं आपके सिस्टम के अंदर, यहाँ से मैनुअली भी हम जाके राइट क्लिक करके फोल्डर क्रिएट करते हैं, लेकिन यहाँ हम कमांड देके ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल करके जो है यहीं से फोल्डर क्रिएट कर रहे हैं। तो ट्रेन डायरेक्टरी क्रिएट हो गई बेस डायरेक्टरी के साथ, यानी बेस डायरेक्टरी के अंदर एक ट्रेन का फोल्डर आ गया। फिर इसी तरह बेस डायरेक्टरी के अंदर एक वैलिडेशन का फोल्डर आ गया। फिर इसी तरह बेस डायरेक्टरी के अंदर एक टेस्ट का फोल्डर आ गया। 3 तरह के होते हैं ना, ट्रेनिंग, टेस्टिंग, वैलिडेशन। ये यूजर के बाद ये जो है /fc होलर्ट, ये क्या है सर? कहाँ पर? ये तो उसके फ्रैंकोइस छोले का है, आपने अपना यूज करना। आप तो अपना यूज करोगे ना, ये तो बेचारे छोले का है ना। os.path जहाँ पर भी फोल्डर डाउनलोड करके रखा है ना उसका पाथ देना है, ये तो उनके सिस्टम का है। जो आपने डाउनलोड किया है उसको अनजिप किया है, वो फोल्डर कहीं वर्किंग डायरेक्टरी बना लो, वहां रख लो, जरूरी नहीं कि डाउनलोड में रखो। वहां से उसका पाथ कॉपी करके उसे कह दो कि ओरिजिनल डायरेक्टरी यहाँ पड़ी हुई जो डाटा सेट डाउनलोड किया है। देखो हम करने वाले क्या है, डाउनलोड किया हुआ डाटा वहां पड़ा हुआ है, उस डाटा के अंदर से मैं डाटा फैच कर करके किसी ना किसी फोल्डर में डाल रहा हूँ। तो उसके लिए मैंने 3 फोल्डर बना लिए हैं, ट्रेन, वैलिडेशन, टेस्ट। तो ओरिजिनल फोल्डर में से जिसमें डाटा पड़ा हुआ है मैं डाटा निकालूंगा, कितना डाटा निकालूंगा ये बात की बात है, और ट्रेन के फोल्डर में डालूंगा, वैलिडेशन के फोल्डर में डालूंगा और टेस्ट के फोल्डर में डालूंगा। 3 अलग फोल्डर्स में से मैं डाटा जो है वो कॉपी कर दिया जाएगा। तो उसके लिए 3 अलग फोल्डर बनाने पड़ेंगे, ठीक है। ओके।
अच्छा, फिर उसके बाद हमने क्या किया, अब ये ट्रेन के अंदर 2 फोल्डर बनेंगे, ट्रेन ऑफ कैट और ट्रेन ऑफ डॉग। फिर वैलिडेशन के अंदर 2 फोल्डर बनेंगे, वैलिडेशन ऑफ कैट, वैलिडेशन ऑफ डॉग। फिर टेस्ट के अंदर 2 फोल्डर बनेंगे, टेस्ट ऑफ कैट एंड टेस्ट ऑफ डॉग्स। ठीक है, आप सब लोग ये काम करें, बल्कि मैं भी करता हूँ। डाउनलोड तो मेरे पास हो गया, पहले मैं अपने पास करता हूँ, फिर आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। अभी आप लोग नहीं करिएगा, अभी आप सिर्फ देखिएगा। सर इसकी वीडियो ग्रुप पे मिल जाएगी ना? हाँ हाँ, वीडियो मिल जाएगी। अभी आप सिर्फ देखिएगा कि मैं क्या काम कर रहा हूँ। ये डाउनलोड में फोल्डर पड़ा हुआ है, मैं यहाँ काम करता हूँ, डेस्कटॉप के ऊपर एक फोल्डर बना लेता हूँ। डाउनलोड में से उठा के मैं यहाँ ले आता हूँ डेस्कटॉप पे। मैंने इसको पेस्ट किया, अनजिप किया। ठीक है, अब मेरे पास क्या हो गया कि ये डाटा सेट हो गया। मैं इस जिप वाले को यहाँ से हटा रहा हूँ। इसके अंदर मेरे पास ट्रेन और टेस्ट, ठीक है, इनको भी अनजिप करना पड़ेगा। सर ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? हाँ हाँ मिल जाएगी भाई, घर थोड़ी लेके जाऊंगा मैं। ठीक है ना, ये डाटा डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट करके रख लो। मैं इस वाले काम की अलग से वीडियो बना के ना ग्रुप में डाल दूंगा कि ये काम कैसे होगा, क्या एक्सट्रैक्ट करना है, क्या फोल्डर डालना है। जी सर, ये सर। ताकि फिर अगली दफा जो है ना हम मॉडल पे काम करें, इसके ऊपर काम ना करें। ठीक है सर। ठीक है, तुम लोग डाटा एक्सट्रैक्ट कर लेना एटलीस्ट कि ये ट्रेन और टेस्ट डाटा एक्सट्रैक्ट करके आपके पास आ गया रेडी फॉर्म में। फिर हम डायरेक्टरी वगैरह जब बना रहे होंगे ना ओएस के थ्रू, तो फिर वो वाला काम मैं वीडियो बना के डाल दूंगा ताकि वो भी आप कर लेना। फिर हम हफ्ते भर बैठ के ग्रुप में इसकी डिस्कशन करते रहेंगे। आपके इंटरनेट स्पीड भी कम है क्योंकि वो केबीस में। किसकी इंटरनेट? तो आपकी केबीस में है ना, तो इस वजह से वो स्लो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अबे डेटा डाउनलोड होके पड़ा हुआ है सिस्टम के अंदर, इंटरनेट का क्या काम है? प्रोसेसिंग सर पीसी प्रोसेसिंग क्या होता है? पीसी प्रोसेसिंग में एसएसडी लगी हुई है, 20 GB की रैम लगी हुई है, पीसी प्रोसेसिंग का मसला।
सर नहीं तो दिया डेटा सेट जिसको सर वो ले सकते हैं। ठीक है, लिंक ग्रुप में डाल देना, लिंक ग्रुप में डाल सर देना आपके यार, ग्रुप ड्राइव सर ड्राइव वो का लिंक जो है ना। सर फिर आप वो कर लें, अप्रूव कर लें। मैं कर देता हूँ। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज़।